Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I am back with another important lecture. आज की इस YouTube लाइव क्लास के अंदर हम लोग जनरल नॉलेज के तमाम कोर्स का रिव्यू करेंगे, रिवीजन करेंगे। ऑल्दो मास्टर क्लास के अंदर एक एक चीज को कवर किया है, लेकिन क्योंकि जनरल नॉलेज एक फैक्चुअल नॉलेज है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। लिहाजा आज के लेक्चर में ये स्ट्रैटेजी रखी है कि एक दफा दोबारा आपको जीके का ओवरव्यू करवा दिया जाए, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स अपने जनरल नॉलेज के सेक्शन के अंदर 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स जो है वो ले सकें। एक सवाल आप सब में से बहुत ज्यादा कर रहे हैं और वो सवाल ये है कि क्या कल का एग्जाम मुश्किल होगा। इंशाल्लाह कल के एग्जाम में आप सब जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने मास्टर क्लासेस का रिवीजन किया हुआ है, मॉक्स के रिवाइज किया हुआ है, 16 के 16 मॉक्स अटेम्प्ट किए हुए हैं, इंशाल्लाह जिन बच्चों ने मेहनत की हुई है अल्लाह ताला उनको उनकी मेहनत का फल लाजमी अदा करेंगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा लैट का, तो मेरी मास्टर क्लास को रिवाइज करें। वो 10-11 घंटे लगाने से आप सारा कोर्स रिवाइज कर पाएंगे, सब्जेक्ट वाइज। नीचे उसमें टाइम लाइन भी बनी हुई है, तो इंशाल्लाह जिसको पेपर आता होगा उसको पेपर मुश्किल नहीं लगेगा, और जिस स्टूडेंट को पेपर नहीं आता होगा तो अगर कल का पेपर बहुत सिंपल भी आया, सादा भी आया, तो उसको पेपर मुश्किल लगेगा। एक बात बताता चलूं कि लैट का टेस्ट कभी भी मुश्किल या आसान नहीं होता। लैट के टेस्ट में सवालों को ट्रिकी बना दिया जाता है, चीजें वही होती हैं, कंटेंट वही होता है जो आपने पढ़ा हुआ होता है, लेकिन अगर आपने उसको कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है, चीजों को याद रखा हुआ है, तो ही आप इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर तो आपने रट्टे लगा रखे हैं या कुछ कुछ मॉक्स अटेम्प्ट कर रखे हैं, तो फिर आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो कल के टेस्ट में कुछ कह तो नहीं सकते, फ्यूचर में क्या होगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर एक नाकिस राय देना चाहूंगा कि कल के पेपर में 15% क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े से उनकी वर्डिंग्स को डिफिकल्ट बनाया गया होगा। बाकी क्वेश्चन जो है वो तकरीबन स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, और बीच में 4 से 5% क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो थोड़े से ज्यादा हार्ड बनाए गए होंगे। चीजें सारी आपने पढ़ी हुई होंगी, तो सवाल को समझिएगा पहले, उसके बाद आपने अटेम्प्ट करना है। पेपर कल का मुश्किल नहीं होगा, पेपर थोड़ा सा ट्रिकी होगा, फिर कह रहा हूँ। तो सवाल को समझ के आंसर मार्क करना है। एक और बात, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करना है हर हाल में, सब्जेक्टिव ना करते लग जाइएगा। सबसे पहले हर हाल में ऑब्जेक्टिव पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा। तो हर हाल में सबसे पहले किसको अटेम्प्ट करना है? ऑब्जेक्टिव पोर्शन को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आखिर में सब्जेक्टिव को अटेम्प्ट करना है। अब एक और सवाल कि भाई इस टेस्ट का रिजल्ट कब अनाउंस होगा। तो कल इंशाल्लाह ये टेस्ट कंडक्ट होगा और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट 3 तारीख को, 3 अगस्त को अनाउंस किया जाएगा। इससे अगला जो टेस्ट होगा उसका रिजल्ट, उसका एडमिशन जो है वो 26 जुलाई से स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह, एंड 6 सितंबर को वो टेस्ट कंडक्ट होगा। और हमारा उसका जो प्रेप सेशन है इंशाल्लाह वो 28 जून से स्टार्ट होगा और तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक टेस्ट जो है वो कंडक्ट आपका नहीं हो जाता। तो अगर आप अपने लॉ एडमिशन टेस्ट की 100% तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे लाइव क्लासेस के सेशन में आ सकते हैं। लाइव क्लासेस हैं, पोर्टल का एक्सेस इसके अलावा है, नोट्स हैं, एसेज एंड स्टेटमेंट्स की मार्किंग्स हैं, एंड अपडेटेड नोट्स होते हैं फॉर एवरी सेशन। तो वो चीज़ें भी आपको तमाम जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। वीकली मॉक्स कंडक्ट किए जाते हैं, मॉक्स भी आपको सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर कोई अपने नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट की 100% तैयारी करना चाहता है और अपने कीमती साल को ज़ाया होने से बचाना चाहता है, तो वो लाजमी इस टेस्ट में अपेयर हो और तैयारी करके अपेयर हो, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो इसमें इंशाल्लाह अच्छा स्कोर कर सकें। तो विशिंग ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक अगेन फॉर योर टुमारोज टेस्ट इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको कामयाबी दे, अल्लाह आप सबको कामयाबी से हमकिनार करे। इस दुआ के साथ अब आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। तो वैसे तो मास्टर क्लास में सब कुछ रिवाइज है, लेकिन कुछ सवाल देख के आप लोग टेंशन का शिकार हो जाते हैं, इसलिए पहले कुछ नए जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने ऐड की है। ऑल्दो बीच में भी इसमें नई इन्फॉर्मेशन एडेड है, तो ऐसा लगेगा कि भाई ये लेक्चर हमने किया हुआ, डेफिनेटली किया हुआ होगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें नई एडेड हैं जो कि मुझे लगा कि मजीद जो है वो इम्प्रूव की जा सकती हैं, लास्ट मोमेंट के ऊपर रिवाइज की जा सकती हैं। इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं, एक सवाल है जिसको लेके आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आप कह रहे हैं कि भाई कहीं पर आपने मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो है वो मनीला मार्क किया हुआ है, कहीं पर आपने मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी टोक्यो मार्क किया हुआ है, कहीं पर आपने मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो है वो जकार्टा बताया हुआ है। तो इस सवाल को लेके जो आपको कन्फ्यूजन है ना, सबसे पहले इसको समझ लें। देखें, अगर डेंसली पॉपुलेटेड सिटी की बात की जाएगी, तो डेंसली पॉपुलेटेड सिटी की अगर आप बात करेंगे तो वो मनीला है, फिलीपींस का शहर है, उनका दारुल हुकूमत है। अगर आप
कंसिडर करते हैं कि लैट टेस्ट में मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी किसको कंसिडर किया जा रहा है, तो वो टोक्यो है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ रेजिडेंट्स जो उसके अर्बनाइज्ड एरिया में उसके मुताबिक है। हाँ, इस तरह तो अगर आप ओवरऑल अर्बनाइजेशन को या शहर के साइज को देखेंगे तो उसमें तो फिर जकार्ता भी और गोंजो चाइना का सिटी भी है। तो इसको समझ के आपने मार करना है। तो सवाल अगर डेंसली पॉपुलेटेड का आया तो ये, मोस्ट पॉपुलेटेड का आया तो ये, मोस्ट अर्बनाइज्ड उसके मुताबिक पॉपुलेशन का आया तो ये, और ओवरऑल लार्जेस्ट सिटी का आया तो फिर गोंजो चाइना को करना है, ठीक है। तो ये समझ के सवाल करना है, तो सवाल समझना होता है, सवाल समटाइम सिमिलर होते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं, रिवाइज करते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम होता है जहाँ पे एक कम्युनिटी में लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और एक दूसरे से वो इंटरेक्ट करते हैं अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ। जैसे किसी जंगल के अंदर जो जानवर रहते हैं, ठीक है, उनके वेस्ट मटेरियल से क्या होता है, पौधों वगैरह को खाद मिलती है, वो उगते हैं। जब एक जानवर को दूसरा जानवर खाता है सेक्टर, तो ये लाइफ साइकिल चलता है, वो इकोसिस्टम है। कम्युनिटी क्या है, डिफरेंट स्पीसीज जो एक जगह पर रह रही हैं वो कम्युनिटी है। जैसे अगर एक जंगल में लॉयंस भी रहते हैं, एलिफेंट भी रहते हैं, जिराफ भी रहते हैं, तो उसको आप कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंट लास्ट एग्जाम के अंदर, हैबिटेट क्या चीज़ है। तो हैबिटेट से मुराद क्या होता है, वो फिजिकल इन्वायरमेंट जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म नेचुरली रहता है और लिव करता है और ग्रो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर का जो नेचुरल हैबिटेट है वो एक फॉरेस्ट है, एक जंगल है, ऐसा ही है ना। तो वो उसका नेचुरल हैबिटेट है, वो वहां पे रहता है, वो पलता बढ़ता है, बड़ा होता है। ट्रीज के बारे में मैंने कुछ पूछा तो आप लोगों को टेंशन स्टार्ट होगी, और तो पहले चीजें करवाई हुई हैं। तो कॉनिफरस फॉरेस्ट वो होते हैं कि जो कॉनिफरस के जो फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पे कोन बेरिंग नीडल शेप के इसके लीव्स होते हैं, और पाइन्स और फिर के ट्रीज जो हैं वो होते हैं, और तकरीबन 4000 मीटर अबव फ्रॉम द एल्टीट्यूड ऑफ सी जो है ये पाए जाते हैं। एल्पाइन फॉरेस्ट जो है स्नो लाइन से बिलो होते हैं, बिलो द स्नो लाइन जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। और इनको स्टंटेड ग्रोथ होते हैं और ये बहुत ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये याद रखना है कि ये बिलो द स्नो लाइन और ये 4000 मीटर्स के मुताबिक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे दरख्त होते हैं, जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट है। तो ये मैंने कुछ सवाल रिसेंट टाइम्स में ऐड किए थे जिनको लेके आप लोग कंफ्यूज हो गए थे। कुछ सवाल फिर मैंने अर्थ साइंस एंड जियोलॉजी के ऐड किए। तो लेयर ऑफ अर्थ जिसपे हम लोग रहते हैं, लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, लेयर ऑफ अर्थ की बात हो रही है। आउटर लेयर जो है वो क्रस्ट कहलाती है, उसके जो नीचे वाली लेयर है वो मेंटल कहलाती है, और जो अंदर की लेयर है वो अभी भी हॉट है, वो मेटालिक कोर या इनर कोर या आउटर कोर दो हिस्सों में डिवाइडेड है। तो क्रस्ट जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन से होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हम उन रॉक्स को कहते हैं कि जो बनते हैं मिनरल पार्टिकल्स की कॉम्बिनेशन से, ओवर द ईयर्स वो बनते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स के हैं, देखें, कोयला हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जो आज से हजारों साल लाखों साल पहले मटेरियल जमीन के नीचे बरिड हुआ था, डिकम्पोज हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेशर, वो सारे का सारा अब ऑयल में कन्वर्ट है। तो वो हमारे लिए फॉसिल फ्यूल्स हैं। एनर्जी एंड रिसोर्सेज के बारे में अगर बात की जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में क्या फर्क है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है वो नेचुरली रिप्लेनिश होते हैं। आपने अगर एक दफा सिस्टम इंस्टॉल करिए तो वहां पे रहता है, जैसे सोलर सिस्टम है, विंड सिस्टम है, हाइड्रो सिस्टम है, या जियो थर्मल एनर्जी है। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वो हैं कि जो जो क्या होते हैं, जो कि फाइनाइट होते हैं, जो कि खुद खत्म हो जाते हैं, जिनको आपको खुद को रिप्लेनिश करना पड़ता है। नेचुरली रिप्लेनिश से कोयला है, अगर मैं कोयला जलाऊंगा तो खत्म हो जाएगा। तो ये नॉन रिन्यूएबल की एग्जाम्पल है। पेट्रोलियम भी नॉन रिन्यूएबल की एग्जाम्पल है, नेचुरल गैस भी, यूरेनियम भी। जबकि रिन्यूएबल की एग्जाम्पल्स ये हैं, तो ये एग्जाम में आ सकती हैं चीजें। मिनरल्स क्या होते हैं, जो नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, कुदरती तौर पे जो पाए जाते हैं उनको मिनरल्स कहते हैं। जो धातें हैं वो मेटालिक मिनरल्स हैं, जिसमें मेटल्स आ जाते हैं, उसमें आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, एक्सेट्रा, ठीक है। और नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या है, जो कि मेटल्स नहीं होते, जिसमें लाइम स्टोन, जिप्सम यानी चूना वगैरह है, मार्बल वगैरह एक्सेट्रा, ये आ जाते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे लगा कि इसमें आप लोग वीक हैं। डैम्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आगे भी जाके मैंने करवाए हैं, लेकिन यहाँ भी बताऊं कि दुनिया का सबसे बड़ा वो डैम जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के हवाले से सबसे बड़ा डैम अगर पूछ लिया जाए तो वो थ्री जॉर्जेस डैम है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि वाटर कैपेसिटी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, तो वो तो करीबा डैम है, वो जिम्बाब्वे में है और जैम्बिया में है। तो डैम में क्या होता है, डैम में पानी से बिजली बनती है। तो डैम में जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये पेपर में आया हुआ है और दोबारा आ सकता है, ये तीनों सवाल ही आए हुए हैं, लार्जेस्ट डैम वाला भी आया हुआ है। तो डैम में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी पानी से बिजली बनाई जाती है, यानी पानी को रोक लिया जाता है, हाइट से फेंका जाता है नीचे, पानी टरबाइन को मूव करता है और उससे बिजली जो प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या करता है, ये जो है ना, जियो पोटेंशियल एनर्जी को, जियो पोटेंशियल एनर्जी को ये कन्वर्ट कर रहा होता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है जी। फिर कुछ सवाल, इलामा मोहम्मद इकबाल साहब की जो फेमस बुक्स हैं उसमें द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम भी एक इनकी बड़ी पॉपुलर बुक है।
बांगे दरा इनकी पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। जावेद नामा भी इनकी किताब है, जो इन्होंने अपने बेटे जस्टिस जावेद साहब के नाम पे इन्होंने उसका नाम रखा था। बाद में जो इनके बेटे थे जावेद, ये जस्टिस भी बने हाई कोर्ट के। ठीक है, इनको शायर मशरिक भी कहा जाता है। पहले मुसलमान लीडर हैं जिन्होंने सेपरेट होमलैंड की डिमांड की ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी। नो डाउट टू नेशन थ्योरी दी सर सैयद ने थी, लेकिन उसके ऊपर सेपरेट होमलैंड की डिमांड इलामा मोहम्मद इकबाल साहब ने करी थी। शाह अब्दुल लतीफ भटाई जो है, उनकी किताब का नाम शाह जो रिसालो है। बिट शाह भटाई सिंध से इनका ताल्लुक है। वारिस शाह की किताब का नाम हीर रांझा है। मियां मोहम्मद बख्श साहब की किताब का नाम सैफुल मलूक है। बुल्ले शाह ने बहुत सारी काफिज लिखी हैं, और खुशहाल खान खट्टक साहब जो है, उनकी जो शायरी है वो वॉरियर थीम एंड रोमांटिक पोइट्री की तरफ है। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे लग रहा था कि अभी भी आप लोगों को वीक है। इनको मैंने स्टार्ट में दोबारा रिवाइज करवा दिया, ओवरव्यू दे दिया। अब हम चलते हैं ओवरऑल रिवीजन की तरफ। यह है कि ईच एंड एवरीथिंग व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम उसको कंपाइल किया जाए, लेकिन जिन चीजों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ या रिवाइज कर रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको आपने कोशिश करनी है कि आप एटलीस्ट जो है ना वो रिवाइज करें। सो दोब या दोआब इज अ पीस ऑफ लैंड जो कि दो रिवर्स के बीच में होता है। अगर एक जगह से दो रिवर्स फ्लो कर रहे हो, उनके बीच में एक जमीन का टुकड़ा हो, तो वो दोब या दोआब कहलाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेनिनसुला पेनिनसुला पता होना चाहिए। तो पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। तो तीन तरफ से उसके वो पानी से सराउंडेड होता है, लेकिन एक तरफ से वो कनेक्टेड होता है विद द मेन लैंड। आइलैंड क्या होता है? इट इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर है, चारों तरफ से पानी से वो घिरा हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो स्ट्रेट है। सो स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज वे, सी पैसेज वे होती है। ठीक है, जो कि दो बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करती है। जैसे आजकल बहुत फेमसली हम लोग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का नाम सुन रहे हैं, स्पेशली आफ्टर दैट यूएस एंड ईरान कन्फ्लिक्ट के बाद हम लोग जो है ना वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का जो है नाम इसलिए सुन रहे हैं कि वो बेसिकली दो मेजर वाटर बॉडीज को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, और बड़ी एक नैरो पैसेज वे है, 20 किलोमीटर तकरीबन जो है वो उसकी क्या है, विड्थ है। पाकिस्तान ज्योग्राफी के पहले कुछ फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं क्विकली। तो दोब्स मैंने बताया कि क्या होते हैं, दोब्स या दोआब्स आर अ पीस ऑफ लैंड जो कि दो रिवर्स के बीच में होता है। ठीक है, सो डिफरेंट दोब्स मैंने ऑल्दो आगे भी मेंशन किए हैं, लेकिन याद रखने का उनका तरीकाकार क्या, हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन क्योंकि हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो छज दोब यू विल रिमेंबर इट लाइक के भाई चनाब और जेलम के बीच में है। सो जो रिवर चनाब और रिवर जेलम के बीच में दोब या पीस ऑफ लैंड है वो छज दोब कहलाता है। ठीक हो गया जी। दोसाई प्लेन जो है, कहा जाता है कि सेकंड हाईएस्ट प्लेन है, लेकिन असल में ये दुनिया का थर्ड हाईएस्ट प्लेन है। सेकंड हाईएस्ट इसलिए बन जाता है कि देखिए दुनिया का जो हाईएस्ट प्लेन है ना, प्लेन है या प्लेटू है, वो टिबेटियन प्लेटू है। सेकंड हाईएस्ट जो है वो पामीर प्लेटू है। नो डाउट दोसाई पामीर के साथ कनेक्टेड है। अगर हम उस सेंस में दोसाई को देखेंगे तो फिर तो दोसाई सेकंड हाईएस्ट प्लेटू है। लेकिन पामीर का जो एरिया है वो अफगानिस्तान और तजिकिस्तान में है, जो इसका एरिया पाकिस्तान में है, हम उसको दोसाई प्लेन्स कहते हैं। तो इस ये वजह है कि दोसाई प्लेन्स को आपने थर्ड के ऊपर रखना है रादर देन पामीर को आपने सेकंड के ऊपर रखना है। एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है या जो चीज देखने वाली है वो ये है कि दोसाई एब्रीविएशन है लैंड ऑफ जाइंट्स का, लैंड ऑफ जाइंट्स का एब्रीविएशन है। सो दोसाई जो है वो लैंड ऑफ जाइंट्स का एब्रीविएशन है। दोसाई का मतलब ही यही है, दो मीन्स जाइंट्स, साई मीन्स लैंड, लैंड ऑफ जाइंट्स। अपर इंडस प्लेन, पाकिस्तान का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है वो रिवर इंडस है, और रिवर इंडस जो है वो स्टार्ट होता है पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान। फिर गिलगित बल्तिस्तान के साथ वो आगे चलता जाता है और गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता है। उसके बाद वो गुजरता है हमारे जो केपी का हमारा प्रोविंस है उसमें एंटर होता है। उसके बाद पंजाब में एंटर होता है, फिर पंजाब से पूरे सिंध से गुजरता है, और सिंध से गुजरता हुआ जो है ना ये सी के अंदर यानी समंदर का यानी अरेबियन सी का जो है वो हिस्सा बन जाता है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है, और इसके टू पार्ट्स हैं। ठीक है जी, जो इसका अपर पार्ट है दैट इज योर अपर इंडस प्लेन, और अपर इंडस प्लेन स्टार्ट होता है कालाबाग से और जाकर एंड होता है ये मिठन कोट के ऊपर। सो कालाबाग से ये स्टार्ट होता है और मिठन कोट के ऊपर जो है ना वो जाकर ये एंड होता है। लोअर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन मिठन कोट से स्टार्ट होता है और जाकर एंड होता है ठट्टा के एरिया पे। ठट्टा वो एरिया है जो कि सी डेल्टा बनता है, यानी इंडस का डेल्टा है। डेल्टा किसको कहते हैं, ऊपर था कि डेल्टा वो एरिया होता है, वो जगह होती है जहां पे रिवर जो होता है वो पार्ट बनता है किसका, सी का। रिवर पार्ट बनता है किसका, सी का पार्ट बनता है। ठीक है, कराची की अगर बात की जाए तो कराची को गेटवे ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, गेटवे ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है, सिंध को भी गेटवे ऑफ इस्लाम कहा जाता है, बाबुल इस्लाम जो है ना टाइटल है। सो क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई विच पाकिस्तानी सिटी और विच पाकिस्तानी प्रोविंस इज नोन एज गेटवे ऑफ पाकिस्तान और गेटवे ऑफ इस्लाम। तो 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम जो थे, 712 एडी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम जब आए थे
सब कॉन्टिनेंट में आए थे। सो मोहम्मद बिन कासिम वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर टू एंटर इनटू सब कॉन्टिनेंट। तो क्योंकि उस टाइम कराची उस टाइम भी एक बहुत फेमस पोर्ट था, और उस टाइम कराची का नाम जो था वो कोलाची था। तो कराची का जो नाम था वो कोलाची था, एंड ये वजह है कि कराची को गेटवे ऑफ पाकिस्तान या गेटवे ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है। शक्कर बैराज जो है वो पाकिस्तान का ओल्डेस्ट बैराज भी है और पाकिस्तान का लार्जेस्ट बैराज भी है। सो ओल्डेस्ट प्लस लार्जेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान है। कुछ पाकिस्तानी माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं। पाकिस्तान की जो टरेन है, जो पाकिस्तान की लैंड है, अल्लाह ताला ने उसको हर तरह की लैंड से जो है वो नवाजा है। यहाँ पे जाइंट माउंटेन्स भी हैं, यहाँ पे डेजर्ट्स भी हैं, यहाँ पे गर्म इलाके भी हैं, यहाँ पे सर्द इलाके भी हैं। उसके अलावा ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, रिवर्स भी गुजरते हैं, फिर हमारी कोस्टल लाइन भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ पहले उन माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर लाए करती हैं, ठीक है, रादर देन द बॉर्डरिंग एरिया। जो किरथर माउंटेन रेंज है, ये सिंध और बलूचिस्तान के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री के तौर पे ऐड करती है। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन सच अ वे इन द एग्जाम कि वो कौन सी माउंटेन रेंज है जो कि सिंध और बलूचिस्तान के बीच में एज अ बॉर्डर के तौर पे जो है वो ऐड करती है। तो वो किरथर माउंटेन रेंज है। तख्त सुलेमान की जो रेंज है, ठीक है, ये भी पाकिस्तान में है, और सुलेमान माउंटेन जो है वो इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। गैशर ब्रह्म दुनिया की 11th हाईएस्ट पीक है, एंड ये भी कराक्रम रेंज के अंदर लोकेटेड है। और चागी हिल्स जो है ये बलूचिस्तान का जो हमारा शहर है, बलूचिस्तान का जो हमारा कैपिटल है कोयटा, उसके नजदीक है। और ये इसलिए फेमस है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जी पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पर किए थे, तो चागी हिल्स में किए थे। सॉल्ट रेंज की अगर बात की जाए तो सॉल्ट रेंज का जो एरिया है, सॉल्ट रेंज का जो एरिया है वहां से वहां पर सॉल्ट माइन है, ठीक है, दुनिया की बड़ी सॉल्ट माइंस में जो है वो उसका शुमार होता है। और सॉल्ट रेंज जो है वो रिवर जेलम और रिवर स्वां के बीच में जो है वो लाए करती है। और सॉल्ट रेंज की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो स्केसर है। सो पास्ट एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन आया है कि स्केसर वैली कहाँ पर लाई करती है, तो वो सॉल्ट रेंज में लाई करती है। तो यहाँ पर कलर कहार वैली भी है, कलर कहार लेक भी इसी का हिस्सा है। सो कलर कहार वैली एंड कलर कहार लेक भी इसका हिस्सा है, एंड दे आर फेमस फॉर द पीकॉक्स, के वहां पर पीकॉक्स पाए जाते हैं। एंड प्लस वहां पर तख्ते बाबरी है। सो पीकॉक्स इसको कहते हैं, मोर को कहते हैं। एक तो मोर पाया जाता है, प्लस वहां पर जो थ्रोन ऑफ बाबर है, बाबर वो द फर्स्ट मुगल एम्पर इन द सब कॉन्टिनेंट, तो तख्ते बाबरी भी वहां पर लाया करता है, ठीक है। सो ये इसलिए फेमस है। रिवर सतलज जो है ये मेजर रिवर है पाकिस्तान का, जो तिब्बत से लेक मंसूर वार से निकलता है। जो इंडस रिवर है वो भी ओरिजिनेट तिब्बत से ही होता है, और वो भी लेक मंसूर वार से ही ओरिजिनेट होता है। सो इंडस और सतलज जो है वो एक ही जगह से ओरिजिनेट होते हैं। हिंगोल रिवर जो है बलूचिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है, और जो हिंगोल नेशनल पार्क है पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ पार्क या नेशनल पार्क आप इसको कह सकते हैं। इंडस रिवर के डिफरेंट नेम्स हैं। अब यही क्वेश्चन ट्विस्ट होके आ जाएगा कि अब्बासीन किस रिवर को कहते हैं, सिंधु किस रिवर को कहते हैं, मेहरान किसको कहते हैं, दरियाए अटक किसको कहते हैं। तो इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध जो है, इसी के ये सारे नाम है, जो अब्बासीन, सिंधु, मेहरान और दरियाए अटक है। इंडस वाटर फ्लो, रिवर का जो वाटर फ्लो है, याद रखिएगा कि दुनिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, दुनिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो नाइल है। नाइल से भी ज्यादा पानी जो है वो रिवर इंडस के अंदर जो है वो फ्लो करता है। सो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स से ज्यादा, यानी 2.5 टाइम्स के नजदीक अप्रोक्सीमेटली वाटर जो है वो रिवर इंडस में से गुजरता है, ठीक है। तो रिवर इंडस की जो लार्जनेस है, ठीक है, रिवर की, उसका मतलब क्या होता है कि कितना ज्यादा वहां पे किसी भी रिवर से वाटर जो है फ्लो करता है। जबकि लेंथ का मतलब ये होता है कि वो रिवर कितना ज्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करता है, उसकी लंबाई कितनी है। ठीक हो गया जी। आगे हमारे पास बगलियार डैम है। सो बगलियार डैम जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, और इंडिया ने ये बनाया है रिसेंटली रिवर चनाब के ऊपर। एंड ये जो रिवर चनाब के ऊपर उन्होंने बनाया, इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन की हुई। तो आगे जाके मैं आपको इंडस वाटर ट्रीटी बताऊंगा। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वाटर की जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए हुई थी, और 1960 में हुई थी, और ये वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। और ये किसने करवाई थी? ये वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। आगे हम लोग चलेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं, ओशंस एंड सीज ऑफ द वर्ल्ड क्या होते हैं। तो ओशंस एंड सीज ऑफ द वर्ल्ड बनता है हमारा 3rd नंबर पर टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दुनिया का जो सबसे लार्जेस्ट ओशन है और डीपेस्ट ओशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैसिफिक ओशन है, हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम्स मेनी मेनी टाइम्स। और ये जो मरीना ट्रेंच के मकाम पे ये सबसे ज्यादा डीपेस्ट है। सो ट्विस्ट करने के लिए एग्जामिनर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्लैनेट अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है। तो देखें, ओशन या समंदर जो है वो अर्थ के ऊपर ही है ना, तो डीपेस्ट पॉइंट मरीना ट्रेंच ही बनेगा, ठीक है। ये वजह है कि पैसिफिक ओशन को दुनिया का लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन जो है वो कहा जाता है। अटलांटिक ओशन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। इंडियन ओशन जो है वो 3rd लार्जेस्ट ओशन है। सो लास्ट या प्रीवियस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है
कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, तो सेकंड लार्जेस्ट जो है वो अटलांटिक ओशन है। इंडियन ओशन का टाइटल है कि इसको हॉट ओशन भी कहा जाता है, इसको हॉट ओशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एरिया जो है वो स्नो से या आइस से जो है वो कवर्ड नहीं है। फिलीपीन सी जो है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सी है, याद रखिएगा, ठीक है। और सी ऑफ मर्मरा जो है ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सी है, और टर्की के बीच में ये में जो है वो है। अगर मेजर ग्लोबल सीज की बात की जाए तो मेडिटेरेनियन सी इंपॉर्टेंट है, अरेबियन सी, हमारी जो कोस्टल लाइन है इंडिया पाकिस्तान की वो अरेबियन सी के साथ कनेक्टेड है। रेड सी, ब्लैक सी एंड साउथ चाइना सी, दे आर द इंपॉर्टेंट सीज जिनका आपको एटलीस्ट नेम जो है वो पता होना चाहिए। अब कैनाल्स के ऊपर आ जाते हैं। तो कैनाल्स क्या है कि आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सी पैसेज वेज हैं, और इनको इसलिए बनाया गया है कि जो डिस्टेंस है, जो शिप्स ट्रैवल करती हैं और अपने साथ वो ट्रेडिंग गुड्स कैरी करती हैं, ऑयल कैरी करती हैं या बाकी चीज़ें जो है वो कैरी करती हैं, तो उनका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जो है ना वो उनका शॉर्ट हो जाए। तो स्वेज कैनाल, तो स्वेज कैनाल की जो लेंथ है वो 193 किलोमीटर है। वैसे लेंथ इसकी याद रखने के लिए पेपर की जरूरत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि स्वेज कैनाल कहाँ पर पाई जाती है। तो स्वेज कैनाल इजिप्ट में है, और ये किन टू सीज को कनेक्ट करती है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करती है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट कैनाल है वो पनामा कैनाल है, ये 1914 में बनी है, और एक दफा एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पनामा कैनाल किस ईयर में कंस्ट्रक्ट हुई थी, और ये ज्वाइन करती है अटलांटिक ओशन को फिर पैसिफिक ओशन के साथ। तो जो जो रेलिवेंट क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। स्ट्रेट्स मैंने ऊपर बताया कि सी पैसेज में है, एक नैरो समुद्री रास्ता जो है वो स्ट्रेट कहलाता है। तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं मैं उनका ओवरव्यू दे देता हूँ। तो एक याद रखिएगा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है वो पर्शियन गल्फ को और गल्फ और ओमान को के बीच में है, राइट। और ये जो दुनिया की जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जिसमें कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, खुद इन इटसेल्फ ओमान और ईरान है, उनके ऑयल फ्लो यहाँ से होता है। सो अप्रोक्सीमेटली इस टाइम अगर 2026 की बात की जाए तो 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल ट्रेड जो है, वर्ल्ड ऑयल ट्रेड जो है वो इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के साथ होता है। और जो भी रिसेंटली कन्फ्लिक्ट हुआ ईरान और अमेरिका का, उसके बाद बहुत ज़्यादा जो ऑयल की प्राइसेस प्लंज कर गई, ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा जो ऊपर चली गई, ठीक है, वो इसी वजह से ऊपर की चली गई थी कि जो ये सी पैसेज हुआ था स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का, ये स्टॉप हुआ था, जिसकी वजह से ऑयल की सप्लाई जो थी वो रुक गई थी, डिमांड ज़्यादा थी, जो उसकी प्राइसेज जो है वो ऊपर चली गई। अच्छा, फिर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है स्ट्रेट ऑफ मलाका। स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में है, और ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में कनेक्शन जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है जी। और फिर यहाँ से बेरिंग स्ट्रेट है, ये आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ जोड़ता है। लेकिन जो अभी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट टू है वो ये हैं। और नीचे अब हम आते हैं, स्ट्रेट ऑफ मंदब जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेट ऑफ मंदब जो है याद रखिएगा कि वो एशिया और अफ्रीका को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ पर ऐड कर लें आप लोग स्ट्रेट ऑफ मंदब। स्ट्रेट ऑफ मंदब जो है वो एशिया और अफ्रीका को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है जी। तो उसकी उस स्ट्रेट की ये इंपॉर्टेंस है। अगर इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल वर्ल्ड फैक्ट्स की बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है। तो ये क्वेश्चन ये आ जाएगा पेपर में कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो ग्रीनलैंड है। अगर हम कॉन्टिनेंटल आइलैंड की बात करते हैं तो वो तो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन दुनिया का जो सबसे बड़ा नॉन कॉन्टिनेंटल आइलैंड है या दुनिया का जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है, एंड ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क। तो ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का हिस्सा है। स्वीडन जो कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे दुनिया के सबसे ज्यादा आइलैंड्स पाए जाते हैं, आइलैंड्स पाए जाते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो लेक्स हैं वो कनाडा में पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो वाटर रिजर्व्स हैं दुनिया में वो कनाडा के पास हैं, और स्वीडन के पास मोस्ट आइलैंड्स हैं, कनाडा के पास क्या है कि मोस्ट लेक्स हैं। यूएस एंड कनाडा का जो बॉर्डर है दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है। गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है वो लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड है, और बे ऑफ बंगाल जो है वो लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड है। अरेबियन पेनिनसुला जो है वो लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है जी। आगे चलेंगे तो पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्री के। पाकिस्तान के नेबरिंग 4 कंट्रीज हैं, जिसमें से इंडिया के साथ हमारा सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। तो इंडिया के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, और ये जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है इसको रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं, और इसको कश्मीर वाले एरिया में जो बॉर्डर है इसको एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है। इसको एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है। सो एलओसी या लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो ये कहलाता है। तो ये जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट बॉर्डर किस कंट्री के साथ है, तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ है, अफगानिस्तान के साथ नहीं है। यस, अफगानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो पाकिस्तान बनने से भी पहले का है, ब्रिटिश राज के टाइम का है। और वो जो बॉर्डर है वो ड्यूरेंट लाइन कहलाता है, क्योंकि जब ये बॉर्डर बनाया गया था तो जो है एक ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट था जिसने ये बाउंड्री डिमार्केट की थी, उसका नाम ड्यूरेंट था।
उसी के नाम के ऊपर जो ड्यूरेंट लाइन कहलाता है। ईरान के साथ हमारा थर्ड लार्जेस्ट बॉर्डर है और 959 किलोमीटर का तकरीबन बॉर्डर है, और चाइना के साथ हमारा सबसे छोटा बॉर्डर है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस नेबरिंग कंट्री के साथ पाकिस्तान का सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर है। तो सबसे छोटा जो लेंथ वाइज बॉर्डर है वो हमारा चाइना के साथ है। और हमारे सदर्न साइड के ऊपर हमारी कोस्टल लाइन है, और पाकिस्तान की जो कोस्टल लाइन है, याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान की जो कोस्टल लाइन है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1046 किलोमीटर उसकी लेंथ है, और ये पाकिस्तान के साउथ में लाया करती है। तो ठट्टा से लेके गवादर तक का ये सारा एरिया है। पाकिस्तान की फेमस जो सी पोर्ट्स हैं उसमें कराची पोर्ट है, बिन कासिम पोर्ट है, गवादर पोर्ट है, उरमाड़ा एंड पसनी के ऊपर भी पाकिस्तान में पोर्ट्स हैं। ठीक है जी। सोलर सिस्टम्स की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट टॉपिक सोलर सिस्टम्स का है। याद रखिएगा कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। तो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। मर्करी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है एंड सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन भी है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जुपिटर जो है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है या मोस्ट मैसिव प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है, प्लैनेट है। दुनिया का सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है, दुनिया तो नहीं कहेंगे, सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा जिस प्लैनेट का टेम्परेचर है वो वीनस है, और कहते हैं कि इसका जो सरफेस का टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली 450 प्लस के करीब जो है वो चला जाता है। तो वीनस का एवरेज डिस्टेंस जो है वो अर्थ से करीब तरीन है, और इसको ट्विन ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच प्लैनेट इज नोन एज द ट्विन ऑफ द अर्थ। तो इसका साइज जो है और इसका मास जो है वो अर्थ के इक्वल है, तो ये वजह है कि उसको ट्विन ऑफ द अर्थ कहा जाता है। लेकिन मरकरी ऑल्दो इस गैलेक्सी का, सोलर सिस्टम का वो प्लैनेट है कि जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट टू द सन है, लेकिन उसके बावजूद वीनस का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, क्योंकि वीनस के ऊपर हॉटेस्ट गैसेस जो है वो पाई जाती हैं। सैटर्न जो है फेमस है क्योंकि उसके इर्द गिर्द रिंग सिस्टम है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द प्लैनेट विच हैज अ प्रोमिनेंट रिंग अराउंड इट। सो जो रिंग है सैटर्न का, उसके अंदर क्या है कि सैटर्न के रिंग के अंदर गैसेज हैं, डिफरेंट गैसेज हैं, एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स जो है और वो वहां पर मूव कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा मून्स जो हैं वो भी सैटर्न के हैं। सो अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस मून्स जो हैं वो रिसेंट ईयर्स में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं सैटर्न के। मार्स का टाइटल जो है वो रेड प्लैनेट है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। सो मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट, व्हाई? क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है और वो रेड कलर का है। अर्थ को जो है वो ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, और इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड वाटर है और जो ओशंस हैं वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और हमारी जो गैलेक्सी है, सो डिफरेंट सोलर सिस्टम्स मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं। तो हमारी गैलेक्सी जो है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम लाया करता है वो मिल्की वे गैलेक्सी है। और लाइट ईयर जो है वो यूनिट है डिस्टेंस का, और ये वो डिस्टेंस है जो कि लाइट एक ईयर के अंदर अप्रोक्सीमेटली ट्रैवल करती है। इस डिस्टेंस को जो है वो हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। तो 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो लाइट जो है वो ट्रैवल करती है। सो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच प्लैनेट इज नो लॉन्गर द पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे, अब साइंटिस्ट ने 8 प्लैनेट्स कर दिए हैं। और जो 9 प्लैनेट था उसको प्लूटो कहते थे पहले, और वो अब कोई प्लैनेट का दर्जा नहीं रखता। ठीक है। सो प्लूटो जो है ये ड्वार्फ प्लैनेट कहलाता है क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है। सो ड्वार्फ प्लैनेट कहलाता है। सो प्लैनेट का जो मिनिमम साइज है उसके ऊपर ये पूरा नहीं उतरता। तो अब 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में, पहले जब प्लूटो को काउंट करते थे तो 9 प्लैनेट थे। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेज के ऊपर आते हैं जी। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे है वो वर्ल्ड ब्रेल डे है। 4 जनवरी को ये एवरी ईयर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ब्रेल क्या है? ब्रेल इज अ मैकेनिज्म कि वो लोग जो कि विजुअली इंपेयर्ड हैं, जिनको नजर नहीं आता, ताकि वो जो है क्या कर सके, वो रीड आउट कर सकें या राइड आउट कर सकें। एंड अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1 मई को जो है वो लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है। 7 अप्रैल को जो है वो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 5 जून को सारी दुनिया में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेट किया जाता है। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड एवरी ईयर 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज मैंने यहाँ बता दी, लेकिन फिर बता रहा हूँ कि लेबर्स डे, विमेंस डे और जो हमारा उसके साथ साथ जो हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे और यूनाइटेड नेशंस का डे है, दे आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम्स। तो कुछ इस्लामिक फेस्टिवल्स को क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है। तो ईद उल फितर की अगर बात की जाए तो ईद उल फितर जो है वो 1 शवाल को जो है वो सेलिब्रेट की जाती है। ईद उल अज़हा जो है वो 10 जिलहज्जा को सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है। अशूरा जो है वो 10 मुहर्रम के दिन को कहते हैं, और इस दिन जो है वाक़या करबला हुआ था 61 हिजरी के अंदर, और हजरत इमाम हुसैन
रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जो साथी थे उनकी शहादत हुई थी। ईद मिलादुन नबी जो है वो दुनिया भर में 12 रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट की जाती है टू मार्क द अराइवल ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी। इस्लामिक मंथ्स की अगर बात की जाए तो इस्लामिक कैलेंडर का जो पहला मंथ है वो मुहर्रम है, सेकंड मंथ जो है वो सफर है, थर्ड मंथ जो है वो रबीउल अव्वल है, फोर्थ मंथ जो है वो रबीउल सानी है, फिफ्थ जो है वो जमादुल अव्वल है, सिक्स जो है वो जमादुल सानी है, सेवन जो है वो रजब है, एट्थ मंथ जो है वो शाबान है, नाइन्थ मंथ रमदान है। सो प्रीवियस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया कि रमजान is the which month of the Islamic calendar? So Ramadan is the 10th, Ramadan is the sorry 9th month of the Islamic calendar and Muharram is the first month of the Islamic calendar. ये important है। and last month जो है वो जिलहज्जा है। so जिलहज का जो महीना है, ठीक है, that is the last month of the Islamic calendar. so 12 मंथ जो है वो जिलहज्जा है, 11 जो है वो जिलकदा है और शवाल जो है वो 10th मंथ है। राइट जी। आगे चलेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट कैपिटल्स एंड करेंसीज के ऊपर चलते हैं हम लोग, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और बार बार जो है वो पेपर में पूछे गए हैं। तो अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो अफगानी है, इसको अफगान अफगानी भी कहते हैं। कैपिटल इनका जो है वो काबुल है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी जो है वो कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो कैनबरा है, करेंसी जो है वो उनकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स अक्सर इसमें मिस्टेक कर जाते हैं कि वो सिडनी या पर्थ को या किसी और सिटी को ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल मार्क करते हैं। तो कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। भूटान का जो कैपिटल है वो थिम्फू है और नगुल्ट्रम जो है वो उनकी करेंसी है। ब्राजील का जो कैपिटल है वो ब्राजीलिया है और करेंसी जो है ब्राजीलियन रियल है उनकी। ठीक है। कनाडा का जो कैपिटल है ओटावा है। तो अगेन ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर पेपर में आता है और स्टूडेंट्स इसको गलत मार्क कर देते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स कनाडा का कैपिटल टोरंटो मार्क करते हैं, तो टोरंटो कनाडा का कैपिटल नहीं है। ओटावा जो है वो कनाडा का कैपिटल है। कैनेडियन डॉलर जो है वो कनाडा की करेंसी है। चाइना का जो कैपिटल है वो बीजिंग है और बीजिंग का जो टाइटल है वो भी याद रखिएगा, इस सिटी को फॉरबिडन सिटी भी कहते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है और दोबारा एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि विच सिटी इज नोन एज द फॉरबिडन सिटी। सो बीजिंग को फॉरबिडन सिटी कहते हैं क्योंकि पहले वक्तों में, पुराने टाइम्स में, यहाँ पे सिर्फ वो ही लोग इस सिटी में एंटर हो सकते थे जो कि बहुत ज्यादा फेमस थे या इन्फ्लुएंशियल थे या पावरफुल थे। बहरहाल ये वजह है कि इसको फॉरबिडन सिटी कहा जाता है। चाइना की जो करेंसी है वो युआन है और रेमनबी भी इनकी करेंसी को कहा जाता है। डेनमार्क का जो कैपिटल है वो कोपेनहेगन है। डैनिश क्रोना जो है वो इनकी करेंसी है। फ्रांस का जो कैपिटल है वो पेरिस है और करेंसी जो है वो इनकी यूरो है। जर्मनी का कैपिटल जो है वो बर्लिन है और कंबाइंड जो यूरोपियन कंट्रीज की करेंसी है यूरो, वो यहाँ पर भी वर्क करती है। इंडिया का कैपिटल जो है न्यू दिल्ली है। अगेन फ्रॉम दोज क्वेश्चन जो कि पेपर में आते हैं स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इंडिया का कैपिटल मुंबई मार्क करते हैं, तो मुंबई उनका कैपिटल नहीं है, न्यू दिल्ली जो है वो उनका कैपिटल है। इंडियन रुपी जो है वो उनकी करेंसी है। इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो जकार्टा है, करेंसी जो है वो उनकी रुपया है। और याद रखिएगा कि इंडोनेशिया जो है वो लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है। दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड जो मुस्लिम कंट्री है वो इंडोनेशिया है। ईरान का कैपिटल जो है वो तेहरान है और ईरान की करेंसी ईरानियन रियाल है। इराक का कैपिटल जो है वो बगदाद है, करेंसी उनकी इराकी दिनार है। इटली का कैपिटल रोम है और उनकी करेंसी जो है वो यूरो है। सो इटली का कैपिटल रोम में लीनिंग टावर ऑफ पीसा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भाई लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ पर है, तो ये रोम में है और फ्रांस में जो आईफल टावर है वो है। तो आईफल टावर जो है वो कहाँ पर है, वो फ्रांस में। ठीक है जी। सो और फ्रांस का सिटी पेरिस में। आगे चलेंगे। जापान का कैपिटल जो है वो टोक्यो है। जापान का कैपिटल जो है वो टोक्यो है और जापानी जो करेंसी है वो येन है। जॉर्डन का कैपिटल अमान है और करेंसी उनकी जॉर्डेनियन दिनार है। कीनिया का कैपिटल नैरोबी है और कैपिटल जो है वो उनका कीनियन शेलिंग है। मलेशिया का कैपिटल जो है वो कोलालमपुर है, करेंसी जो है वो उनके रिंगिट है। मैक्सिको का कैपिटल जो है वो मेक्सिको सिटी है और करेंसी जो है वो उनकी मैक्सिकन पैसोज है। रिसेंट एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि पैसोज जो है वो किस कंट्री की करेंसी है, तो मैक्सिको की करेंसी है। नेपाल का कैपिटल खटमंडू है और नेपालियन रुपी जो है या नेपाली रुपी जो है वो उनकी करेंसी है। नेदरलैंड्स का कैपिटल एम्स्टरडैम है, करेंसी इनकी भी यूरो है। न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन है और करेंसी जो है वो इनकी न्यूजीलैंड डॉलर है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड के टू नेशनल एंथम्स है। टू नेशनल एंथम्स है। हमारा तो एक ही कौमी तराना है, तो न्यूजीलैंड के टू नेशनल एंथम्स हैं। और यहाँ पे अगर आप ऊपर आते हैं तो डेनमार्क के भी टू नेशनल एंथम्स हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में ये भी आ सकता है कि विच कंट्री हैज टू नेशनल एंथम्स। सो डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड एंड सम ऑफ द अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड दे हैव मोर देन वन नेशनल एंथम्स। तो इनके टू जो है वो नेशनल एंथम्स हैं। आगे चलेंगे हम लोग जी। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। सो ओमान का कैपिटल जो है वो मस्कत है, करेंसी उनकी ओमानी रियाल है। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी हमारी पाकिस्तानी रुपी है। फिलीपींस का कैपिटल मनीला है, करेंसी उनकी पैसोज है।
पोलैंड का कैपिटल जो है वो वार्सो है, करेंसी उनकी ज़लोटे है। कतर का कैपिटल दोहा है, करेंसी उनकी कतरी रियाल है। रशिया का कैपिटल जो है वो मॉस्को है, करेंसी जो है वो उनकी रूबल है। तो दुनिया का जो लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया है वो रशिया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो दुनिया का कौन सा कंट्री है कि जिसका एरिया जो है वो सबसे ज्यादा है। विच कंट्री इन द वर्ल्ड इज लार्जेस्ट बाय एरिया। सऊदी अरेबिया की जो करेंसी है वो सऊदी रियाल है, और कैपिटल जो है वो उनका रियाद है। कैपिटल उनका रियाद है, करेंसी उनकी सऊदी रियाल है। सिंगापुर का कैपिटल जो है वो सिंगापुर सिटी ही है, और करेंसी उनकी सिंगापुरियन डॉलर है। साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल है, करेंसी उनकी वॉन है। स्विट्जरलैंड का कैपिटल जो है वो बर्न है, करेंसी उनकी स्विस फ्रैंक है। तजिकिस्तान का जो कैपिटल है वो जो शाम्बे है, करेंसी इनकी सोमोनी समोनी कहते हैं इसको। ठीक है, सुमन बेसिकली कहा जाता है इसको। थाईलैंड जो है उसकी करेंसी जो है वो बात है, कैपिटल उनका बैंकॉक है। टर्की का कैपिटल अंकारा है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी एग्जाम में आया स्टूडेंट्स गलत मार्क करते हैं, इस्तांबुल को मार्क कर रहे हैं। इस्तांबुल टर्की का कैपिटल नहीं है, अंकारा उनका कैपिटल है। करेंसी जो है उनकी टर्किश लेरा है। यूएई का कैपिटल अगेन ये भी गलत कर जाते हैं, तो यूएई का कैपिटल जो है वो अबू धाबी है। ठीक है, याद रखिएगा। और करेंसी जो है वो उनकी क्या है, करेंसी जो है वो उनकी यूएई दरम है, एईडी दरम कहलाती है। अरब इमाराती दरम जो है वो कहलाती है। यूके का कैपिटल जो है वो लंदन है, करेंसी उनकी पाउंड स्टर्लिंग है। यूएस का कैपिटल जो है वाशिंगटन डीसी है, करेंसी उनकी यूएस डॉलर है। उज्बेकिस्तान का जो कैपिटल है वो ताशकंद है, और करेंसी उनकी उज्बेक सोम है। और यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक और इसमें ऐड कर लें, इजिप्ट। इजिप्ट का जो कैपिटल है जी वो कायरो है, और करेंसी जो है वो उनकी इजिप्शियन पाउंड है। और इजिप्ट फेमस है फॉर इट्स पैरामिड्स, फॉर इट्स पैरामिड्स। पैरामिड्स हैं, पैरामिड्स कहाँ पर हैं, किस कंट्री में है, तो पैरामिड जो है वो इजिप्ट। आगे चलेंगे हम लोग लिटरेरी वर्क्स एंड पोएट्स की अगर बात की जाए, तो फेमस बुक्स जो कि एग्जाम में आती रहती हैं उनके हवाले से मैं बताता जाता हूँ, मैं हाईलाइट करता जाऊंगा, सिर्फ आप उनको प्रिपेयर कर लें। बेशक हैमलेट जो है विलियम शेक्सपियर की राइटिंग है। ठीक है, उसने राइट डाउन किया था। ट्रेजिक उसका प्ले है। और रोमियो एंड जूलियट जो है ये भी विलियम शेक्सपियर ने राइट डाउन किया था। और मैकबेथ भी जो है विलियम शेक्सपियर ने ही राइट डाउन करे थे। विलियम शेक्सपियर जो था ये बहुत बड़ा प्ले राइट भी था, प्ले राइट भी था, यानी प्लेज लिखता था। और ये नॉवेलिस्ट भी था, और ये ऑथर भी था। तो ये इसकी अ, वजह है, पॉपुलैरिटी है। इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है जी। सो मर्चेंट ऑफ वीनस भी विलियम शेक्सपियर की राइटिंग है, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी मैंने हाईलाइट कर दी है। प्राइड एंड प्रेजुडिस बहुत दफा एग्जाम्स में देखा है मैंने। ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो जेन ऑस्टन की राइटिंग है। और फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि अ टेल ऑफ टू सिटीज, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अ टेल ऑफ टू सिटीज इज आल्सो रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हैरी पॉटर के बारे में आता रहा है कि हैरी पॉटर किसने राइट डाउन किया है, तो जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर जो है वो राइट डाउन किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ उनको हाईलाइट कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ। अगर आप सारे नहीं भी याद रख सकते तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इनको अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो पेपर में इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। ठीक है। सो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो है वो JRR टॉलकिन ने लिखा था, और कॉर्निकल्स ऑफ नार्निया नार्निया जो है वो CS लुइस ने लिखा था। ठीक है, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है ज्यादा। लेकिन जो ऊपर यहाँ तक जो थे अगर आप इनको भी कर लेते हो तो ये आपका कवर हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, एक उसमें से ये है द ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा था, राइट डाउन किया था। और वॉर एंड पीस जो है वो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। और द रिपब्लिक जो है वो प्लेटो ने राइट डाउन किया। प्लेटो का वर्क। ये अगर आप कर लेते हैं तो इतने काफी हैं। ठीक है जी। पोइट्स की बात करते हैं, कुछ पाकिस्तानी पोइट्स का जिक्र करते हैं। सो समटाइम्स एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन होता है कि नेम मेंशन होता है और पूछा जाता है कि जो पोइट हैं वो किस लैंग्वेज के पोइट हैं। तो पश्तो लैंग्वेज के जो फेमस पोइट्स हैं उनमें खुशहाल खान खटक हैं, रहमान बाबा हैं, हमजा बाबा हैं। ये तीन नेम इंपॉर्टेंट है। पंजाबी पोइट्स की अगर बात की जाए तो बाबा फरीद, बाबा बुल्ले शाह, वारिस शाह एंड मियां मोहम्मद बख्श एंड शाह हुसैन, दे आर वेरी फेमस पोइट्स ऑफ द पंजाबी लैंग्वेज। शाह अब्दुल लतीफ भटाई जो हैं सिंधी लैंग्वेज के मोस्ट प्रोमिनेंट जो हैं वो पोइट हैं, शायर हैं। सचकल सरमस जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं वो पोइट हैं सिंधी लैंग्वेज की। बलोची लैंग्वेज की अगर पोइट्स की बात की जाए तो उसमें मीर गुल खान नसीर हैं, अताशाद हैं, और मस्त तवक्कली हैं। उर्दू अगर लैंग्वेज के फेमस पोइट्स की बात की जाए तो मिर्ज़ा गालिब हैं उसमें, इलामा मोहम्मद इकबाल साहब हैं। इलामा मोहम्मद इकबाल साहब तो हमारे नेशनल पोइट भी हैं और पोइट ऑफ ईस्ट कहलाते हैं। और इलामा मोहम्मद इकबाल साहब की जो शायरी है वो अनलाइक अदर पोइट्स कोई रोमांटिक शायरी नहीं है,
बल्कि अगर आप उसको देखेंगे तो उन्होंने कोशिश की थी कि जो मुस्लिम थे ऑफ द सब कॉन्टिनेंट उनको जो है जगाया जाए और उनको जो है बताया जाए कि कैसे उन्होंने अपने हालात जो है वो बेहतर करने हैं। और अगर मॉडर्न टाइम के पोइट्स की बात की जाए तो परवीन शाकिर जो है वो उर्दू लैंग्वेज की मॉडर्न पोइट्स में से फेमस है। अब आते हैं सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ आते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जो है इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1945। हेडक्वार्टर जो है वो इसका न्यूयॉर्क में है और इसका एम क्या है? टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। सो द एम ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1948। यूएन का ही ये पार्ट है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जनीवा में है। और इसका काम क्या है कि दुनिया में इंटरनेशनल हेल्थ को लेकर जो इश्यूज हैं उनके आपस में कोऑर्डिनेशन करवाना। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉपरेशन है, हेडक्वार्टर इसका जद्दा में है, सऊदी अरेबिया का सिटी है। और इसका पर्पस था मुस्लिम कंट्रीज के और मुस्लिम वर्ल्ड के जो इंटरेस्ट हैं उनको सेफ गार्ड करना। 1969 में इसको स्टैब्लिश किया गया और इसका जो पहली जो इसकी मीटिंग थी वो मोरक्को के अंदर हुई थी और मोरक्को के सिटी रबात में इसकी पहली पहली जो मीटिंग है वो हुई थी। ठीक है जी, याद रखना आपने। सार्क की अगर हम बात करते हैं तो सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क के कंट्रीज जो हैं वो 8 कंट्रीज हैं, याद रखना है। और उन 8 कंट्रीज के नेम जो है वो लाजमी आपने याद रखने हैं। एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि कंट्रीज के नेम मेंशन होते हैं, उसमें से पूछ लेता है कि कौन सा कंट्री जो है वो सार्क का हिस्सा नहीं है। तो ऑल दोज 8 कंट्रीज जो कि सार्क का पार्ट है, अगर आप उनका नेम याद रख लेते हैं तो वो कंट्रीज जो सार्क का हिस्सा नहीं है, सार्क का पार्ट नहीं है, ठीक है, उनका जो है ना उनका जो है क्या होगा कि उनका जो है फिर आपको नाम जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी, पता चल जाएगा एग्जाम में। एंड सार्क 1985 में बना था और खटमंडू में, नेपाल का जो सिटी है खटमंडू नेपाल का कैपिटल भी है, उसके अंदर जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, सो सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनके मैं अगर नाम आपको यहाँ पे राइट डाउन कर दूं तो एक उसमें अफगानिस्तान है, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। ठीक है, फिर उसमें बांग्लादेश है, राइट, फिर इसमें भूटान है, फिर इसके अंदर इंडिया है, इसमें मालदीव है, फिर इसके अंदर नेपाल है, नेट सेल्फ खुद क्योंकि वहां पे हेडक्वार्टर है इसका। ठीक है, फिर इसमें श्रीलंका है। एंड अबव ऑल और बिलवेड कंट्री पाकिस्तान इज आल्सो द पार्ट ऑफ सार्क। तो दीज आर द 8 कंट्रीज जो कि हिस्सा हैं सार्क का। ठीक है जी, तो इसके अलावा अगर कोई भी चीज चॉइस में मेंशन होगी तो वो सार्क का हिस्सा नहीं होगा, सार्क कंट्रीज का पार्ट नहीं है। एससीओ स्टैंड फॉर द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई इज अ नेम ऑफ अ सिटी इन चाइना एंड इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 2001। एंड इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है एंड इट फोकसेस ऑन द रीजनल सिक्योरिटी जो है वो इसका फोकस है। नेटो इज अ मिलिट्री अलायंस, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, 1949 में स्टैब्लिश हुआ है। डेट के बजाय इसका हेडक्वार्टर आ सकता है पेपर में, तो वो ब्रसल्स के अंदर जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। और ये एक मिलिट्री अलायंस है, ये डिफेंस अलायंस है। एंड पाकिस्तान एंड टर्की भी जो है वो इसका हिस्सा है, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेटो। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। एंड जब भी कंट्रीज को कोई ग्लोबल इकोनॉमिक इशू फेस करना पड़ता है तो वो आईएमएफ की तरफ चलते हैं। ठीक है, और 1944 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है। ग्लोबल इकोनॉमिक या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो इसका काम है। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है वो स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1944। ठीक है जी, हेडक्वार्टर जो है वो इसका वाशिंगटन डीसी के अंदर है। और वर्ल्ड बैंक का काम है फंडिंग एंड टेक डेवलपमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टैंड करता है। एब्रीविएशन मैंने इसकी बता दी। 1945 में ये स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर जो है वो इसका पेरिस के अंदर है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस का ही ये पार्ट है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो है वो यूनिसेफ है। 1946 में जो है ये डेवलप हुआ है। हेडक्वार्टर जो है वो इसका न्यूयॉर्क में है। और चिल्ड्रन की जो डेवलपमेंटल एड है उसके लिए वर्क करना जो है इसका काम है। तो आगे जी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ईसीओ इसका एब्रीविएशन है। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1985। हेडक्वार्टर जो है वो इसका तेहरान में है। एंड इनिशियली आरसीडी से ये ईसीओ बना है। और आरसीडी के अंदर 3 जो मुस्लिम कंट्रीज थे उसमें पाकिस्तान था, ईरान था और टर्की था। और बाद में ये ईसीओ में कन्वर्ट हो गया इन द ईयर 1985। सेंटो सेंट्रल ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन है, अनकरा में बनाया गया था। 1979 में ये खत्म हो गया था।
सर इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंस है मैंने बता दी है। WTO देख लीजिएगा आप इसमें से, और EU को देख लीजिएगा, यूरोपियन यूनियन को आपने देख लेना है। तो WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर जो है वो इसका जिनीवा में है, और इसका काम जो है इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना है। EU की अगर बात की जाए, यूरोपियन यूनियन की अगर बात की जाए, तो यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स में है। ठीक है, ब्रसल जो है बेल्जियम का सिटी है, और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो यूनियन है अक्रॉस EU स्टेट्स, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी। आप कुछ फेमस पाकिस्तानी सिटीज को देख लेते हैं। तो बाबुल इस्लाम जो है वो सिंध को कहा जाता है, और रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि मोहम्मद बिन कासिम 712 AD में द फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर टू एंटर इनटू द सब कॉन्टिनेंट। उनके नाम उनके यहाँ पर आने की वजह से इसको बाबुल इस्लाम यानी गेटवे ऑफ इस्लाम कहा जाता है। सो बाब मीन्स गेट इन अरबिक, सो गेटवे ऑफ इस्लाम है, so it stands as गेटवे ऑफ इस्लाम। ठीक है। सिटी एंड साइज की रैंक के हवाले से, अगर रैंकिंग्स के हवाले से पाकिस्तानी सिटीज की बात की जाए, तो कराची पाकिस्तान का लार्जेस्ट सिटी है, लाहौर जो है वो पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, और फैसलाबाद पाकिस्तान का थर्ड लार्जेस्ट सिटी है। लाहौर को हार्ट ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, इसको सिटी ऑफ गार्डन्स भी कहा जाता है। पंजाब का प्रोविंशियल कैपिटल है। कराची इज नोन एज द सिटी ऑफ लाइट्स, पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है, एंड सर्व एज अ फेडरल कैपिटल फ्रॉम 1947 टिल 1959। सो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो इनिशियली कराची को कैपिटल के तौर पे जो है वो लिया गया था। कैपिटल जो था वो कराची था हमारा। एंड फिर 1960 में ये फैसला हुआ कि एक नया कैपिटल बनाया जाएगा, और इस्लामाबाद को जो वो कैपिटल बनाया गया। इस्लामाबाद जो है वो 1916 में ऑल्दो जो डिसीजन लिया गया था, लेकिन प्रॉपर वर्किंग जो है वो उसकी 1967 में जो है वो स्टार्ट हुई थी। पेशावर, पेशावर को सिटी ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। ठीक है, सिटी ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है पेशावर को। KPK का प्रोविंशियल कैपिटल है। कोयटा को सिटी ऑफ फ्रूट गार्डन्स कहा जाता है, और बलूचिस्तान का कैपिटल है। सियालकोट को सिटी ऑफ इकबाल भी कहा जाता है, और ये फेमस है स्पोर्ट्स गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्जिकल आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेटसेल पेपर में ये आता रहा है कि कौन सा कंट्री जो है वो सबसे ज्यादा फीफा फुटबॉल्स बनाता है, लेकिन खुद फीफा नहीं खेलता। तो पाकिस्तान का जो शहर है सियालकोट, दुनिया में जो इस्तेमाल होने वाले फुटबॉल्स हैं, कहते हैं कि 60% ऑफ फुटबॉल की जो प्रोडक्शन है वो सियालकोट के अंदर होती है। ठीक है, तो 60% ऑफ फुटबॉल की जो प्रोडक्शन है वो सियालकोट की सिटी में होती है। एंड ना सिर्फ ये कि स्पोर्ट्स गुड्स में फुटबॉल, उसके अलावा क्रिकेट एंड हॉकी की जो स्पोर्ट्स हैं उसके लिए भी मटेरियल जो है वो बनाया जाता है। एंड उसके साथ साथ सर्जिकल आइटम्स भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। फैसलाबाद का टाइटल जो है वो मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है। एंड इसका पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फैसलाबाद जो है वो फेमस है। फैसलाबाद का पुराना नाम जो है वो लॉयलपुर है। तो ये भी नट सेल्फ क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि विच पाकिस्तानी सिटी वाज फॉर्मली नोन एज लॉयलपुर। तो लॉयलपुर जो है वो फैसलाबाद का पुराना नाम है। ठीक है जी। मुल्तान की अगर बात की जाए तो सिटी ऑफ सेंट्स कहते हैं इसको। भावलपुर की अगर बात की जाए तो सिटी ऑफ पैलेसेस कहते हैं इसको। ठीक है, नूर महल जो है ये भी भावलपुर में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने। ठीक है, हैदराबाद को सिटी ऑफ पीस भी कहा जाता है, सिटी ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है, यानी मसाला जात के लिए भी मशहूर है, और अमन का शहर भी इसको कहा जाता है। और सिंध के अंदर ये लोकेटेड है। सिंध के सेकंड लार्जेस्ट सिटीज के अंदर जो है वो इसका शुमार होता है। गुजरांवाला का जो टाइटल है वो सिटी ऑफ रेस्लर्स का टाइटल है। सिरामिक्स की प्रोडक्शन होती है यहाँ पे, फैंस बनाए जाते हैं, एंड कटलरी वगैरह जो है वो यहाँ पर बनाई जाती है। उसके अलावा मेटल वर्क भी जो है वो यहाँ पर किया जाता है। गुजरात की अगर बात की जाए तो डोमेस्टिक फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और वजीराबाद की अगर बात की जाए तो कटलरी, यानी जो हमारे खाना खाने के या खाना बनाने के जो जो इक्विपमेंट है वो यहाँ पर बनाया जाता है, और नाइफ मेकिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। कसूर की अगर बात की जाए तो लेदर टैनरीज जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो टैनरी वो जगह होती है कि जहाँ पे लेदर को प्रोसेस जो है वो किया जाता है। शेखुपुरा जो है वो राइस मिल्स के लिए फेमस है। ठीक है, और हतार जो है ये KP के अंदर, और KP इस्लामाबाद के बॉर्डर के ऊपर ये हतार का जो एरिया है, और ये फेमस है हैवी इंडस्ट्रियल मशीनरी बनाने के लिए। मुजफ्फराबाद की अगर बात की जाए तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का ये कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है इनका। एंड इसके हवाले से ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि वो कौन सा सिटी है जहाँ पर नीलम एंड जेलम रिवर दोनों जो है वो कंबाइंड होते हैं। तो नीलम एंड जेलम रिवर दे कंबाइंड एट मुजफ्फराबाद। तो ये मुजफ्फराबाद के ऊपर जो है वो आकर कंबाइन होते हैं। सॉल्ट रेंज के फीचर्स की अगर बात की जाए तो कलर कहार है, यहाँ पे मैंने बताया कलर कहार लेक है, वाइल्ड पीकॉक्स पाए जाते हैं, और जो हिस्टोरिक तख्ते बाबरी है वो भी यहाँ पर ही पाया जाता है। पाकिस्तान की अगर पहले स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स की बात कर लें तो 1992 में पाकिस्तान ने एक ही दफ़ा अभी तक वनडे इंटरनेशनल का जो वर्ल्ड कप है वो जीता है, वो इन द ईयर 1992 में जीता था, और हमने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। वी डिफीटेड इंग्लैंड विद 22 रन्स, एंड एट दैट टाइम इमरान खान साहब वाज द
कैप्टन ऑफ द पाकिस्तानी टीम। 2009 में पाकिस्तान ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीता है, ठीक है, और ये भी पाकिस्तान ने जीता तो इंग्लैंड में था, लेकिन वर्ल्ड कप जो है 1992 का वो इंग्लैंड के अगेंस्ट जीता था हमने, ठीक है जी। 2017 में पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, इंडिया को हराया था फाइनल में। वसीम अकरम जो है उनका जो टाइटल है वो सुल्तान ऑफ स्विंग था। वकार यूनस का जो टाइटल है वो टो क्रशर है, क्योंकि वो यॉर्कर्स करवाते थे और इसलिए उनको टो क्रशर कहा जाता था। शुएब अख्तर का जो टाइटल है वो रावलपिंडी एक्सप्रेस है, और शाहिद आफरीदी का जो टाइटल है वो बूम बूम आफरीदी है। सो बूम बूम आफरीदी जो है वो शाहिद आफरीदी का टाइटल रहा। नेशनल सिंबल्स एंड नेशनल इंसिग्नियाज ऑफ पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है जी वो उर्दू है, और हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो नेशनल लैंग्वेज का अगर क्वेश्चन आए तो आपने उर्दू मार्क करना है, अगर ऑफिशियल लैंग्वेज एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो आपने इंग्लिश जो है वो मार्क करनी है। पाकिस्तान के नेशनल अगर ड्रिंक की बात की जाए तो शुगर केन जूस हमारा नेशनल ड्रिंक है, और नेशनल डिश जो है वो हमारी निहारी है, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना की बात अगर की जाए तो पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है वो मारखोर है, नेशनल बर्ड जो है वो चकोर है, नेशनल फ्लावर जो है वो हमारा जैस्मिन है, और नेशनल ट्री जो है वो हमारा दियोदार ट्री है। मैंगो पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट है। फील्ड हॉकी जो है पाकिस्तान की नेशनल गेम है। एंथम एंड फ्लैग क्रिएटर्स की अगर बात की जाए तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है वो पाकिस्तान के नेशनल पोएट हैं। हफीज जलंधरी ने पाकिस्तान का नेशनल एंथम लिखा था। अमीरुद्दीन किदवाई ने पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो डिजाइन किया था। एंड यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन ऐड कर लें कि पाकिस्तान के नेशनल एंथम का जो म्यूजिक है वो अहमद छागला ने इसको जो है वो कंपोज किया था। एंड 1954 में पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम था वो फर्स्ट टाइम जो है वो प्ले हुआ है, ये भी याद रखना आपने। कोमेमोरेटिव डेज की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में नेशनल डे जो है वो 23 मार्च को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे जो है 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। डिफेंस डे 6 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। एयरफोर्स डे जो है वो 7 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर तकबीर डे की बात करते हैं तो तकबीर डे हम इस याद में मनाते हैं कि जिस दिन पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं। सो 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो किए थे। आगे चलेंगे हम लोग जी। तो पाकिस्तान में कुछ हिस्टोरिकल साइट्स हैं और कुछ फेमस म्यूजियम्स हैं, उनके हवाले से बात करते हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो हैं ये दोनों इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं वो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। हड़प्पा जो है ये पंजाब में, याद रखिएगा, और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में है। और जो लिटरल मीनिंग है ना मोहनजोदड़ो का, दैट मीन्स द माउंट ऑफ द डेड, द माउंट ऑफ द डेड। टेक्सला, टेक्सला जो है ना ये यहाँ पे गंदारा सिविलाइजेशन की रिमेन्स पाई जाती हैं। बादशाही मॉस्क जो है वो पाकिस्तान की ग्रैंड मॉस्क के अंदर उसका शुमार होता है, लेकिन साइज वाइज कैपेसिटी वाइज जो पाकिस्तान की ऑफिशियल बड़ी मॉस्क है वो फैसल मस्जिद है, ठीक है। ये याद रखना है आपने। और बादशाही मॉस्क वाज बिल्ट बाय और वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द एम्परर औरंगजेब, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फैसल मॉस्क आइकॉनिक मॉस्क है, और डेजर्ट टेंट की तरह के उसको शेप बनाया गया है, और नेशनल जो पाकिस्तान की बड़ी मॉस्क है उसमें इसका शुमार होता है। तो रोहतास फोर्ट की अगर बात करते हैं तो रोहतास फोर्ट जो है वो जेलम में है, एंड इट वाज बिल्ड बाय द किंग शेर शाह सूरी। मकली ग्रेवयार्ड, तो मकली का ग्रेवयार्ड जो है, मकली का जो कब्रिस्तान है या नेक्रोपोलिस जो है, ये इंटरनेशनल जो यूएन साइट्स हैं उसके अंदर इसका शुमार होता है। और ठट्टा के पास जो है वो ये है। दिलावर फोर्ट जो है ये चोलिस्तान डेजर्ट के पास है, और नियर भावलपुर सिटी है, जो चोलिस्तान डेजर्ट में और नियर द भावलपुर सिटी है। रानी कोट फोर्ट जो है इसको ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहा जाता है, और दुनिया के बड़े फोर्ट्स के अंदर जो है इसका शुमार होता है। कायद आजम रेजिडेंसी जो है, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने अपनी लाइफ के जो लास्ट डेज थे स्पेंड दोज डेज इन जियारत। जियारत जो है वो बलूचिस्तान का सिटी है, और वाइट पैलेस जो है वो सवात में है, ठीक है। इट वाज अ रेजिडेंस ऑफ द रॉयल्स ऑफ द सवात, राइट। बाला हिसार फोर्ट जो है ये पेशावर में है, ठीक है। हिरन मीनार जो है ये एम्परर जहांगीर ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, और जो है ये शेखुपुरा में, ठीक है। और ये शेखुपुरा में। मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड एंड द मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की हाईएस्ट पीक है। 8848 मीटर जो है वो इसकी हाइट बनती है, और नेपाल और चाइना के बॉर्डर के ऊपर है। तो नेपाल तिब्बत बॉर्डर के ऊपर जो है ये लाई करता है। K2 जो है वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पीक है,
सेकंड हाईएस्ट पीक है, और पाकिस्तान की फर्स्ट हाईएस्ट पीक है। ठीक है, फर्स्ट इन पाकिस्तान है, दुनिया में सेकंड हाईएस्ट है। ये माउंट एवरेस्ट का ताल्लुक जो है वो हिमालयन रेंज के साथ है, याद रखना है आपने। जबकि जो के टू जो है वो कराकरम रेंज में, और के टू का जो ओरिजिनल नेम है वो माउंट गॉडविन ऑस्टिन है। नांगा पर्बत जो है वो नाइन्थ हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है, और पाकिस्तान की फिफ्थ हाईएस्ट पीक है। इसको किलर माउंटेन कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसको हाइक करना या इसको माउंटेनियर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। माउंट फ्यूजी जो है ये जापान की सबसे हाईएस्ट जो है वो पीक है, और यहाँ पे अभी भी एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है जी। एल्प्स माउंटेन रेंज की अगर बात की जाए तो ये यूरोप के अंदर है, और जो हाईएस्ट पीक है इसकी वो माउंट ब्लांक है। ठीक है। ओराल माउंटेन रेंज जो है, ओराल माउंटेन रेंज जो है वो रशिया के अंदर है। ठीक है, और रशिया से के अंदर है ये, और यूरोप और एशिया के बीच में एज अ नेचुरल बाउंड्री के तौर पे जो है वो ऐड करती है। मोना की बाकी आगे करने की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी है। एंडीज जो माउंटेन रेंज है उसको भी आपने लाजमी देख लेना है, वो जो है वो भी यूरोप के अंदर है। एक और बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि हमारा जो जनरल नॉलेज का सेक्शन होता है, लाजमी नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ जो है जेनेरिक चीजें हों, बल्कि उसमें जनरल साइंस से रेलेवेंट चीजें भी होती हैं, जिसमें ह्यूमन बॉडी से रेलेवेंट चीजें हो सकती हैं, वाइटामिन के बारे में पूछा जा सकता है, जनरल साइंस या नेचुरल प्रोसेसेस के बारे में पूछा जा सकता है। एंड इसी लेक्चर के अंदर आगे जाके मैंने ऐड भी किए हुए कंप्यूटर साइंसेज की बेसिक्स भी इवन जीके के पोर्शन के अंदर या सेक्शन के अंदर जो है वो कवर होते हैं। तो अब हम लोग इसमें चलते हैं, 18 नंबर के ऊपर है हमारे पास ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स एंड एनाटॉमी है। ठीक है, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं साथ साथ हाईलाइट करता जाता हूँ और बताता जाता हूँ। एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर 206 बोन्स होती हैं, और जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। तो अडल्ट ह्यूमन के अंदर क्या होगा कि 32 टीथ हैं, और जो बोन्स होती हैं वो 206 बोन्स जो हैं वो अडल्ट ह्यूमन के अंदर होती हैं। ह्यूमन बॉडी की जो सबसे लार्जेस्ट बोन है, ठीक है, वो फेमर बोन कहलाती है। ठीक है, फेमर जो है वो आपकी थाई में होती है, आपकी लेग के अंदर जो थाई का एरिया है उसकी जो बोन है वो फेमर बोन कहलाती है। और बॉडी के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है वो स्टेप्स है। स्टेप्स जो है वो आपकी ईयर बोन है। मिडल ईयर के अंदर 3 बोन्स होती हैं, उसमें तो जो सबसे छोटी है, ठीक है, वो स्टेप्स है। और इन बोन की मूवमेंट से जो प्रेशर जो है वो आपके ड्रम के ऊपर एग्जर्ट होता है, और साउंड जो है वो उसको फिर ह्यूमन ब्रेन जो है वो कंसीव करता है। अच्छा, ऑर्गन के एक्सट्रीम्स की बात कर लेते हैं। तो लार्जेस्ट ऑर्गन जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है ना वो स्किन है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, सिर्फ लार्जेस्ट का वर्ड यूज किया तो आपने स्किन मार्क करना है। अगर आप लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करते हैं तो वो भी स्किन है। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि भाई लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, तो अगर लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन की अगर बात होगी तो लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन भी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, लार्जेस्ट जो एक्सटर्नल ऑर्गन है वो भी हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन भी ह्यूमन बॉडी का जो है वो स्किन ही है। ठीक है जी, ये याद रखनी है बात आपने। अगर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन की बात होगी या लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड की बात होगी तो वो लिवर है। तो ह्यूमन बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन या एक्सटर्नल ऑर्गन है तो फिर स्किन मार्क करना है। अगर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन की अगर हम बात करेंगे तो वो लिवर है। एंडोक्राइन ग्लैंड में से सिर्फ आप 2 ग्लैंड को याद रखें। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ह्यूमन बॉडी का मास्टर ग्लैंड है, और पीनियल ग्लैंड जो है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलर जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। हार्ट्स एंड चैम्बर्स के हवाले से बहुत दफा क्वेश्चन मैंने देखा है जीके के सेक्शंस के अंदर। तो ह्यूमन हार्ट के अंदर जो है वो 4 चैम्बर्स होते हैं, और 4 ही इसके अंदर जो है वो वॉल्स होते हैं। तो 4 ह्यूमन हार्ट के अंदर हमारे पास चैम्बर्स हैं, और 4 ही हमारे पास क्या है इसके अंदर इंटरनल जो है वो वॉल्स हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। नाम याद रखने की वैसे वॉल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ट्राइकोस्पिड वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व है, माइट्रल वॉल्व है, और आर्टिक वॉल्व है। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। ठीक है, सो ब्लड ग्रुप्स की बात की जाए तो 4 मेन ब्लड ग्रुप्स हैं, जिसमें से ए है, बी है, ए बी है, और ओ है। सो ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होने का मतलब क्या है? यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होने का मतलब ये है कि जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो आप किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप को इन टाइम ऑफ नीड जो है वो डोनेट जो है वो किया जा सकता है, उसको जो है वो ट्रांसफ्यूजन जो है वो की जा सकती है। और ए बी पॉजिटिव जो है वो एक ऐसा ब्लड ग्रुप है कि जो कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप है, यानी वो किसी भी ब्लड ग्रुप को क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। सो किसी भी ब्लड ग्रुप को वो क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। जबकि ओ नेगेटिव जो है वो किसी भी ब्लड को, किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप को क्या किया जा सकता है, डोनेट किया जा सकता है। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन ट्विस्ट होके आ जाएगा एग्जाम के अंदर कि विच इज द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, या ये आ जाएगा कि विच ब्लड ग्रुप कैन बी डोनेटेड टू ऑल द अदर ब्लड ग्रुप्स। तो ये देखना है आपने। ठीक है, सो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर,
वो मैंने मेंशन की हुई है कि आर्टरीज जो हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है और जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन है। याद रखना है कि आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती हैं। तो ह्यूमन बॉडी जब रिस्पायर करती है, ऑक्सीजन को इनटेक करती है, लंग्स जो है वो के थ्रू जो है फिर वो ब्लड के अंदर होती है, ऐड हो जाती है ऑक्सीजन। और हीमोग्लोबिन जो है वो एक ब्लड के अंदर एक पार्टिकल है जिसका रोल क्या है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हीमोग्लोबिन का रोल क्या है, कि हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करेगा कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है इन द ह्यूमन बॉडी। सो इट कैरीज ऑक्सीजन, कैरी करता है इन द ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा और वो ऑक्सीजन जो है फिर वो क्या करेगी, वो ट्रेवल करेगी, वो ऑक्सीजन जो है वो ट्रेवल करेगी थ्रू आउट द ब्लड, ठीक है। और वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो लेकर आती हैं। रिब केज, सो ह्यूमन रिब केज के अंदर जो है वो टोटल 24 रिब्स होती हैं और 12 पेयर्स बनते हैं रिब्स के। मेजर अगर मसल्स की बात की जाए तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स हैं वो बाइसेप्स हैं और ट्राइसेप्स हैं, उसके अलावा क्वाड्रिसेप्स, डेल्टॉइड्स एंड पेक्टोरल्स हैं, ठीक है। जॉइंट टाइप्स की बात की जाए, सो रिसेंट एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन जीके के सेक्शन के अंदर मैंने देखा हुआ है कि भाई शोल्डर एंड हिप जो है वो किस टाइप के जॉइंट है। तो शोल्डर एंड हिप जो है दे आर बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट्स। एल्बो एंड नी जो है वो हिंज जॉइंट्स होते हैं, एंड नेक जो होता है वो पिवट जॉइंट होता है, और रिस्ट और एंकल जो होते हैं वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। सो आप में से वो स्टूडेंट जो पहले बायोलॉजी के बैकग्राउंड से हैं तो उनको तो ये चीज़ें आती होंगी, लेकिन हम जीके की क्योंकि बात करें तो जीके के सेक्शन के अंदर इस तरह से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के ब्रेन के जो पार्ट्स हैं अगर इनकी बात की जाए तो ह्यूमन ब्रेन जो है इसके जो है वो 4 पार्ट्स होते हैं। एक जो है वो इसके अंदर जो है सेरिब्रम होता है जो कि लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है, एक सेरिब्रम है, और मेडुला ओब्लोंगेटा जो है वो इसका 3rd पार्ट है। तो 3 पार्ट्स होते हैं, मेजर पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, ठीक है, जबकि लोब्स जो है वो इसकी 4 होती हैं, ठीक है। तो मैंने 4 बोल दिया था, पार्ट्स 4 नहीं है। मेजर पार्ट जो ब्रेन के हैं वो 3 है, लोब जो है वो ह्यूमन ब्रेन की वो 4 है, जिसमें फ्रंटल लोब है, पेरिटल लोब है, टेम्पोरल लोब है और ऑसिपिटल लोब है। तो नाम इनके याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी लार्जेस्ट पार्ट जो है वो ह्यूमन ब्रेन का कौन सा है, वो सेरिब्रम है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा है। या ये आ सकता है क्वेश्चन के भाई विच इज द कंट्रोल पार्ट इन द ह्यूमन ब्रेन। तो जो कंट्रोल पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का वो मेडुला ऑब्लोंगेटा है। लोब जो है वो 4 है, 4 लोब्स होती हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ मेनी लोब्स द ह्यूमन ब्रेन हैज, तो इट हैज 4 लोब्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ह्यूमन बॉडी का वो नोज से स्टार्ट होता है, फिर फेरेंक्स है, लैरिंक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है और लंग्स है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है, बॉडी के अंदर इनटेक होती है ऑक्सीजन की और ह्यूमन बॉडी एक्सेल करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका काम क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर गैसियस एक्सचेंज का काम है। सो गैसियस एक्सचेंज का जो काम है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो किसका काम है, सो गैसियस एक्सचेंज करना जो काम है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो का है। सो ब्लड फ्लो का जो काम है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो किसका है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो काम है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर वो ट्रांसपोर्ट करना ब्लड को, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को और हार्मोन्स को थ्रू आउट द ब्लड यूजिंग अ सिस्टम। इसमें हार्ट जो है वो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। तो what is the role of the heart in the human body? The role of the heart in the human body is to pump the blood, and the blood vessels they carry the blood, and arteries and veins का मैंने आपको बता दिया ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के हवाले से भी उनके बीच में डिफरेंस है। नर्वस सिस्टम का क्या काम है, नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी ह्यूमन बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करता है। उनको वो क्या करता है, उनको वो कंट्रोल करता है, ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को थ्रू आउट द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स के अंदर वो क्या करता है कि वो उसको क्या करता है कि इनके थ्रू जो है वो उसको कंट्रोल करता है। सेंसरी ऑर्गन्स की बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। आईज का काम जो है वो साइट है यानी विजन है, एयर्स का काम जो है वो हेयरिंग है और बैलेंस का काम भी है। सो एयर्स के अंदर एक लिक्विड होता है कि जो कि क्या करता है हमें जो है वो बैलेंस क्रिएट करता है जब हम मूव करते हैं, ठीक है। सो नोज का काम क्या है, स्मेल का काम है, ठीक है। टंग जो है वो टेस्ट करने के लिए है और स्किन जो है वो टच करती है। नाउ अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि विटामिन से रेलेवेंट क्वेश्चन जो है वो आपके जीके के सेक्शन के अंदर अक्सर जो है वो आए हुए होते हैं, पूछे गए होते हैं। तो विटामिन के मैंने एक जगह पे कंपाइल कर दिया है, कंप्लीट टेबल मैंने बना दिया है, और मैंने ना सिर्फ ये कि उनके सोर्सेज बताए हैं बल्कि किस विटामिन की जो कमी है उससे हमारी बॉडी में क्या डिजीज कॉज होते हैं। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। विटामिन ए जो है इसका काम क्या है, सपोर्ट करना विजन को। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो इसकी कमी होगी ह्यूमन बॉडी के अंदर तो नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी कॉज होती है, ड्राई आइज की बीमारी कॉज होती है। और इसका सोर्स क्या है, दे आर फाउंड इन कैरेट्स एंड मिल्क्स।
विटामिन B1 का जो रोल है बॉडी के अंदर, वो एनर्जी प्रोडक्शन का रोल है, और उसकी डेफिशिएंसी से बेरी की बीमारी डिजीज कॉज होता है, जो कि नर्वस सिस्टम का और हार्ट का डिसऑर्डर है। विटामिन B2 को जो है वो राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। इसका काम जो है वो स्किन हेल्थ की सपोर्ट है, और उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्किन और माउथ के क्रैक्स जो है वो कॉज होते हैं। विटामिन B3 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए, ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी से प्लेगेरा की बीमारी जो है वो कॉज होती है, ठीक है, और फिर उसके बाद डायरिया और डेमेंशिया की डिजीजेस भी जो है वो कॉज होते हैं। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, और फॉलिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी कमी होगी बॉडी में तो अनीमिया होता है। अनीमिया क्या होता है कि खून की कमी, जिसको आप उर्फे आम में कहते हैं। एंड फॉलिक एसिड इज वेरी क्रूशियल फॉर सेल डिवीजन, और इसकी मैंने बताया कि डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है। विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है उससे भी अनीमिया जो है वो कॉज होता है, मसल्स की वीकनेस होती है, ये नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, और ये हमारी नर्वस हेल्थ के लिए, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जो है नेसेसरी है। विटामिन C वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव सीन इट मेनी टाइम्स इन द जीके सेक्शन, ठीक है, कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी की बीमारी कॉज होती है। तो स्कर्वी एक ऐसी डिजीज है कि जिसमें जो पेशेंट जो स्कर्वी का शिकार होता है, उसके गम्स से ब्लीडिंग होती है, उसके मसूड़ों से खून आता है। एंड ये जो बीमारी थी वो सबसे पहले सेलर्स के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई हुई थी, ठीक है। तो विटामिन C की कमी की वजह से स्कर्वी की बीमारी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और स्कर्वी की जो बीमारी है उसमें मैंने बताया कि ब्लड्स में से गम्स में से ब्लड आता है, और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, यानी ऑरेंज फैमिली के जितने भी फ्रूट्स हैं, वो सारे के सारे इसका सोर्स हैं फॉर विटामिन C। एंड गुआवा, अमरूद जो है वो भी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, प्रोटीन का एंड विटामिन C का, राइट। विटामिन D की बीमारी की अगर की डेफिशिएंसी जो बीमारियां कॉज होती हैं, उनका ज्यादातर जो ताल्लुक है वो हड्डियों के डिजीजेस के साथ है, क्योंकि विटामिन D बड़ा क्रूशियल है ह्यूमन बॉडी के अंदर बोन और टीथ हेल्थ के लिए। और फिर रिसेंट एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि हमारी बॉडी जो है विटामिन D कौन सा विटामिन सनलाइट से एब्जॉर्ब करती है। तो ह्यूमन बॉडी जो है वो सनलाइट से विटामिन D जो है वो एब्जॉर्ब करती है। सो सनलाइट हो गया, फिश ऑयल हो गया, एग्स हो गए, ये सारे के सारे विटामिन D का बड़ा क्रूशल सोर्स है। और रिकेट्स की बीमारी होती है चिल्ड्रन के अंदर कॉज। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जी किस विटामिन की डेफिशिएंसी से रिकेट्स की बीमारी जो है वो कॉज होती है। विटामिन E जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका रोल ह्यूमन बॉडी में क्या है कि ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे ऐड करता है, ठीक है। उसके अलावा मसल्स की वीकनेस को कंट्रोल करता है, ठीक है, इनफर्टिलिटी की इश्यूज को कंट्रोल करता है। एंड इसका जो मेजर सोर्स है वो नट्स हैं और सीड्स हैं। विटामिन के बहुत मैंडेटरी है ब्लड के अंदर क्लॉटिंग के लिए। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो, और ऐसे पेशेंट को अगर, या ऐसे शख्स को जिसके अंदर विटामिन के की कमी है, तो उसकी डेफिशिएंसी से उसको फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी नाक से या कान वगैरह से खून बहता रहता है। या अगर खुदा ना खास्ता ऐसे पेशेंट को कोई इंजरी हो जाए तो उसका ब्लड लॉस रुकता नहीं है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल है, इसमें स्पिनच वगैरह हो गया, एक्सेट्रा, इन सारों से जो है हमें विटामिन के मिलता है। सो विटामिन से रेलेवेंट क्वेश्चन जो है ना वो लाजमी होता है आपके जीके के सेक्शन में, इसको कवर करना है। तो अब जीके इतना कोई ईजी नहीं आता। जीके को अगर आप टेक्निकल होकर करेंगे, रट्टे नहीं लगाएंगे, समझ के करेंगे, इन्फॉर्मेशन को सुनेंगे, कंसीव करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर आप अपने जीके के अंदर जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। एंड जीके के अंदर अच्छे मार्क्स लेना बड़ा क्रूशल है। और जीके के अंदर अगर आपका अच्छी परफॉर्मेंस होगी जीके के सेक्शन के अंदर, तो यू विल बी हैविंग एज ऑन द अदर कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग इन द सेम टेस्ट, राइट। तो जो बाकी लोग हैं जो टेस्ट में पेयर हो रहे हैं, उनकी निस्बत वो स्टूडेंट जिनका जीके का पोर्शन अच्छा होता है, वो फिर ज्यादा अपना जो है ना हायर रैंक जो है वो अचीव कर लेते हैं, हायर मार्क्स जो है वो टेस्ट में अचीव कर लेते हैं। मलेरिया का जो बीमारी है वो किससे कॉज होती है? फीमेल मॉस्किटोज के काटने से कॉज होती है। डेंगू की बीमारी भी मॉस्किटोज के काटने से कॉज होती है। सो मलेरिया का जो मच्छर है वो किसी जगह के ऊपर अगर जो है ना वो गंदा वाटर है, आप ये कह सकते हैं कि गंदा पानी जो है वो कहीं पे खड़ा हुआ है, ठीक है, कोई तालाब है या कोई सीवरेज का पानी कहीं पे खड़ा हुआ है ऐसा कि जहाँ पे जो पानी है वो गंदा है, तो उसका क्या नुकसान होगा कि वहां पे जो मच्छर पैदा होगा उसके बाइट करने से मलेरिया कॉज होता है। और डेंगू का जो मच्छर है वो उस जगह के ऊपर जो है वो उसकी प्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन होती है जहाँ पे साफ पानी खड़ा हुआ है। तो ये इन इटसेल्फ खुद भी जीके के अंदर, क्योंकि आप थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं तो ये आ सकता है कि जी मलेरिया का जो मॉस्किटो है वो कहाँ पर होता है। तो मलेरिया का जो मॉस्किटो है जो वो प्लास्मोडियम जो है वो का जो पैरासाइट है, ठीक है, उसके अंदर होता है, उसके बाइट के अंदर होता है, और फिर उससे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसमिट हो जाता है, और फिर मलेरिया जो है वो ह्यूमन को कॉज होता है, ठीक है। और एडिस नाम का जो मॉस्किटो है उसके काटने से डेंगू का डिजीज कॉज होता है। ट्यूबरक्लोसिस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिजीज है रेस्पिरेटरी फंक्शन के लिए, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। सो और मैं आपको बताता चलूं कि जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, उनकी भी जो डेथ थी टीबी के डिजीज के साथ ही हुई थी, ठीक है। कोलेरा
बड़ा कॉमन वाटर बॉर्न डिजीज है। अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों डिजीज जो है वाटर बॉर्न डिजीज हैं, यानी गंदे पानी के इस्तेमाल से या गंदा पानी पीने से जो है वो ये बीमारियां जो है वो लगती हैं। ठीक है। सो अगर आपकी वाटर इनटेक करेक्ट नहीं है, गंदा पानी पीते हैं आप, तो उससे ये बीमारियां कॉज होती हैं। तो कोलेरा जो है वो डायरिया की एक टाइप है। ठीक है। ऐसे मरीज को जो है वो फूड कंज्यूम करने, अगर आपने जो है टॉक्सिकेटेड फूड जो है वो कॉज कर ली, ठीक है, जिसको आप फूड पॉइजनिंग कहते हैं, उसकी वजह से भी कोलेरा होता है। और गंदा पानी पीने से भी होता है। तो सेम गोज टाइफाइड की बीमारी भी जो है वो फूड पॉइजनिंग और कंटेमिनेटेड वाटर की इनटेक से जो है वो कॉज होती है। दोनों जो है वो बैक्टीरियल डिजीजेज है। ठीक है जी। डायबिटीज जो है, जिसको हम उर्फे आम में शुगर कहते हैं, सो बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो पेपर के अंदर बहुत दफा आया हुआ है कि इंसुलिन जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है। सो इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय पेंक्रियाज। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है पेंक्रियाज, जिसका काम क्या है, इंसुलिन की प्रोडक्शन उसका काम है। उसका काम जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन है। राइट। सो इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो काम है पेंक्रियाज का। और जब एक ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर इंसुलिन की इरेगुलर प्रोडक्शन होती है या इम्प्रॉपर प्रोडक्शन होती है, तो उससे क्या होता है कि बॉडी को डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी होती है। हाइपरटेंशन की बीमारी ये भी पाकिस्तान में तो खैर बड़ी कॉमन है, अब तो वर्ल्ड ओवर भी कॉमन है, जिसको आप बीपी यानी ब्लड प्रेशर का डिजीज कहते हैं। क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है, और इसमें क्या होता है कि जो मरीज होते हैं उनका ब्लड प्रेशर जो है वो अक्सर हाई रहता है। कोविड-19 को मैंने यहाँ पर इसलिए ऐड किया है क्योंकि इससे रिलेवेंट क्वेश्चन भी आते रहे हैं। ठीक है। तो कोविड-19 जो स्प्रेड आउट हुआ था, उसके अंदर जो डिजीज था, ठीक है, जो उसके अंदर वायरस था, वो सार्स का वायरस था, और उसको कोविड 2 का नाम जो है वो दिया गया था, और फिर इसका नाम जो है वो कोरोना वायरस रखा गया था। ठीक है। और ये जो डिजीज था वो चाइना से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। चाइना का जो सिटी है वुहान, वहां से जो है वो इसने जन्म लिया था। एंड 2020 के अंदर पूरी दुनिया को एक लॉकडाउन की सिचुएशन में इस पैंडेमिक की वजह से जो है जाना पड़ा था, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। तो आप में से बहुत से लोगों को ये याद भी होगा। पोलियो की जो डिजीज है, ठीक है, इसमें पेशेंट को क्या होता है कि उनका जो बॉडी होती है वो क्रिपल हो जाती है, अपाहिज हो जाते हैं वो। ठीक है। न्यूरो ट्रॉपिक जो पोलियो वायरस है उसके स्प्रेड से ये करती है। हेपेटाइटिस की जो बीमारी है, ठीक है, ये इन्फ्लेमेटरी लिवर डिजीज है। ठीक है। और इसकी 5 डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें ABCD एंड E है। तो कुछ डिजीजेस के हवाले से हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल साइंसेज या केमिकल सिंबल्स जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं वो क्या है। तो फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड। ठीक है। सो प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड। ठीक है। सो प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। बाय अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस। तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, ठीक है, और वाटर की मदद से। ठीक है। और वो फूड जो मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ पर एक थोड़े से अब ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर के अंदर। तो ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकता है कि जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान या डे टाइम में प्लांट जो है वो कौन सी गैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सो डे टाइम में प्लांट जो है वो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट जो है अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। जब वो फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनटेक करते हैं, और एक्सेल जो है यानी अपनी बॉडी से बाहर जो है वो ऑक्सीजन निकालते हैं। तो इसको जो है ना हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या देते हैं, इसको हम लोग जो है वो नाम देते हैं इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस का, जिसके थ्रू प्लांट जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। तो मैं इसकी इक्वेशन भी आपको राइट डाउन कर देता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। प्लांट्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम क्लोरोफिल है, आगे मैंने इसका जिक्र किया हुआ है। तो उसकी प्रेजेंस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो उसको यूज करते हुए प्लांट जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं या शुगर कहते हैं। ठीक है। और साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। साथ में क्या होता है कि साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस जो है वो होती है। राइट जी। तो प्लांट्स जब अपनी फूड प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, इंसानों के सर्वाइवल के लिए, लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है ऑक्सीजन जो है, उसकी प्रोडक्शन करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस की जो है प्रोडक्शन होती है। तो प्लांट्स डे टाइम के अंदर जो है ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और नाइट टाइम में जब उनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है, क्योंकि सनलाइट नहीं होती नाइट टाइम में, वो अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो नाइट टाइम में प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो फिर वो इंसानों की तरह वो भी ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, और एक्सेल जो है यानी बाहर जो है वो निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालते हैं। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, जिसका काम लाइट्स को अब्जॉर्ब करना है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है वो रोल अपना प्ले करता है। ओजोन जो है, ओजोन
जो है जब 3 एटम्स ऑक्सीजन के मिलते हैं यानी O3 बनता है, तो ये ओजोन कहलाता है। और ओजोन का क्या काम है? ओजोन ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन क्यों कहते हैं इसको? यानी O3 है, ट्राई मींस 3, तो 3 एटम्स ऑक्सीजन के इसमें कंबाइंड है। और ओजोन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है? ओजोन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अर्थ के ऊपर आने से जो है वो रोकता है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो ओजोन लेयर जो है वो उसका काम है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को आने से रोकना। तो यूवी मींस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट, वायलेंट लिख दिया मैंने, वायलेंट नहीं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जो है वो स्टॉप करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्टॉप करता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो है मोस्ट अबंडेंट गैस है इन द अर्थ एटमोस्फेयर। जो एयर है, ठीक है, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है। सो एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। और एयर के अंदर जो सबसे ज्यादा अबंडेंट गैस है, ये क्वेश्चन आ जाए कि हमारे एटमोस्फेयर में जो सबसे ज्यादा अबंडेंट गैस है वो कौन सी है, तो हमारे एटमोस्फेयर में जो सबसे ज्यादा अबंडेंट गैस है, जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाली गैस है, ठीक है, हमारे एटमोस्फेयर के अंदर, अर्थ के एटमोस्फेयर के अंदर, वो नाइट्रोजन गैस है। तो सबसे ज्यादा बाय वॉल्यूम एयर के अंदर जो है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन जो है वो एयर के अंदर 20.9% है, यानी अप्रोक्सीमेटली 21% जो है, या 20% प्लस जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है एयर के अंदर, तो ऑक्सीजन एयर के अंदर जो है वो 20.9% यानी 21% के करीब है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर ये गैस यूज होती है, ठीक है, और ये प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है अलोंग विद मीथेन। सो मीथेन क्या है? मीथेन वही गैस है जिसको हम सुई गैस कहते हैं पाकिस्तान में। सो पाकिस्तान में क्योंकि ये गैस एक्सट्रैक्ट होती है बलूचिस्तान में, जिस जगह से उसका नाम सुई है, तो इसलिए हम उसको सुई गैस कहते हैं। वरना हमारे लिए ये एक सोर्स है, ठीक है, ऑफ एनर्जी। हम अपनी फूड से प्रिपेयर करते हैं और हम जो है इसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ हीट और एक्सेट्रा जो है फिर हम लोग जो है उसको यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट केमिकल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, तो केमिकल सिंबल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो केमिकल सिंबल्स या केमिकल एलिमेंट्स की अगर बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है, वो सिल्वर है, सिल्वर का सिंबल Ag है। हाइड्रोजन का सिंबल जो है वो H है। तो ये इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, आपने याद रखना है। एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट्स एज अ सिंबल ऑफ Ag। तो Ag जो सिंबल है वो किसका है? वो सिल्वर का है। Au जो सिंबल है वो गोल्ड का है। कॉपर का सिंबल जो है वो Cu है। आयरन का सिंबल जो है वो Fe है। सोडियम का सिंबल जो है वो Na है। पोटाशियम का सिंबल जो है वो K है। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि सोडियम क्लोराइड जो है वो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, कॉमन टेबल सॉल्ट का। तो कॉमन टेबल सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन टेबल सॉल्ट को जो है वो हम लोग सोडियम क्लोराइड यानी NaCl कहते हैं। तो ये याद रखना है। और इसके अलावा ऑक्सीजन का सिंबल, ऑल्दो मैं ऊपर बता चुका हूँ, तो ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो O है, और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो O2 होता है। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो O2 होता है। अब हम चलते हैं स्पोर्ट्स डिस्कवरीज एंड कुछ फाउंडर्स की तरफ हम लोग चलते हैं, और डिस्कवरीज की तरफ जो है हम लोग चलते हैं, ठीक है जी। तो फीफा वर्ल्ड कप जो है, ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है। और फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है, ठीक है, ये हर साल दुनिया में 4 सालों के बाद होता है। और जो लास्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था वो था वो अर्जेंटीना ने जीता था। तो अर्जेंटीना ने लास्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था, जो कि 2022 में हुआ था। इस साल इंशाल्लाह इसी मंथ से 2026 में जो है वो फीफा वर्ल्ड कप जो है वो नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। जून 11 से लेके जुलाई 19 2026 तक जो फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कंडक्ट किया जाएंगे उसके मैचेस। और अमेरिका में, कनाडा में और मेक्सिको में कंबाइंड जो है वो उसके मैचेस जो है वो कंडक्ट होंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो करंट अफेयर्स में भी आ जाती है, जीके में भी आ जाती है। अच्छा, अगर तो ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा जो फुटबॉल टाइटल्स हैं वो किस कंट्री ने जीते हैं, तो ब्राजील इज द कंट्री विच होल्ड द मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप टाइटल्स। तो सबसे ज्यादा जो फुटबॉल वर्ल्ड कप टाइटल्स हैं वो ब्राजील ने आज तक जो है वो जीते हैं। और जो फाइनल होगा फीफा वर्ल्ड कप का 2026 का, वो मेट लाइफ स्टेडियम के अंदर होगा। और ये मेट लाइफ स्टेडियम जो है न्यूयॉर्क के एरिया न्यू जर्सी के अंदर है। तो न्यू जर्सी स्टेडियम का को रीब्रांड किया गया, रीनेम किया गया एज मेट लाइफ स्टेडियम, जहां पर जो है इसका फाइनल खेला जाएगा। सो दिस इज सम ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि ना सिर्फ ये कि जीके में आती है बल्कि जीके के अंदर करंट अफेयर्स के पोर्शन को भी कवर कर जाती है। ओलंपिक्स की अगर बात की जाए, तो ओलंपिक गेम्स भी हर साल दुनिया में 4 सालों के बाद होती है। जो पहली, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कब हुई थी, तो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स एथेंस में हुई थी, और थी ग्रीस का सिटी है, और 1896 में हुई थी। तो जो लास्ट समर ओलंपिक गेम्स है वो पेरिस में हुई थी, ठीक है, फ्रांस के सिटी के अंदर, फ्रांस का कैपिटल है पेरिस जो है, ठीक है। और जुलाई 26 से
अगस्त 11 तक हुई थी ये 2024 में। अब जो अपकमिंग समर ओलंपिक्स होंगी वो इंशाल्लाह 2028 में होंगी, और वो भी लॉस एंजल्स यूएसए में, यानी वो कंडक्ट की जाएंगी। तो हर 4 सालों के बाद जो है वो ओलंपिक्स जो है वो कंडक्ट की जाती हैं। तो लास्ट एडिशन जो हुआ था इसका पेरिस में हुआ था, अब जो अपकमिंग होगा वो 2028 में लॉस एंजल्स में होगा। ठीक है, फ्यूचर एडिशन जो है फिर इसका 2032 के अंदर जो ओलंपिक गेम्स होंगी वो इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया की सिटी ब्रिस्बेन के अंदर जो है वो की जाएंगी। अब हम चलते हैं कुछ पहले इंपॉर्टेंट पाकिस्तानी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज की तरफ। तो बड़ा आसान है कि जहांगीर खान हो गए और जानशेर खान हो गए, और इनके साथ साथ एक और फीमेल प्लेयर है पाकिस्तान की, उनका नाम है मारिया तोरकई वजीर। ठीक है, सो इसमें साथ ऐड कर लें आप लोग मारिया तोरकई वजीर को। तो ये तीनों जो हैं वो स्कॉश के फेमस प्लेयर हैं। तो ये तीनों जो है वो स्कॉश के फेमस प्लेयर हैं, स्पेशली जहांगीर खान और जानशेर खान बड़े अरसे तक अनडिस्प्यूटेड जो है वो वर्ल्ड चैंपियंस जो है वो स्कॉश की स्पोर्ट्स में रहे हैं। एंड जहांगीर खान साहब ने 6 टाइम्स टाइटल जीता हुआ है, और जो है जानशेर खान ने 8 ओपन टाइटल जो है जीते हुए। और मारिया तोप के वजीर पाकिस्तान की पहली फीमेल स्कॉश प्लेयर हैं जो कि ट्राइबल एरिया से, जो पाकिस्तान के फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज थे, पहले फाटा कहलाते थे, अब केपी का हिस्सा हो गए, वहां से वो बिलोंग करती हैं, वजीरिस्तान से यानी वो बिलोंग करती हैं। इमरान खान फॉर्मर पाकिस्तान के क्रिकेट लेजेंड है। ठीक है, और 1992 का जो वर्ल्ड कप है, ठीक है, उस जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जीता था, उसमें जो है ये पाकिस्तान टीम के जो है वो कैप्टन थे। एंड लेटर ऑन ही सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर विनिंग द इलेक्शन ऑफ 2018। तो 2018 के इलेक्शन जीतने के बाद जो है ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बने थे। ठीक है जी, वसीम अकरम की अगर बात की जाए तो वसीम अकरम का जो टाइटल है वो सुल्तान ऑफ स्विंग है, ये याद रखना है आपने। शाहिद अफरीदी का जो टाइटल है वो बूम बूम अफरीदी था। ठीक है, और फेमस ऑलराउंडर है। बाबर आजम जो है वो मॉडर्न डे जो क्रिकेट स्टार हैं पाकिस्तान के उसमें बहुत फेमस है। अरशद नदीम की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने बहुत टाइम के बाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा अरसे के बाद जो लास्ट 2024 के अंदर समर ओलंपिक्स हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता था। तो गोल्ड मेडल जो है वो पाकिस्तान ने जीता था। ने जो गोल्ड मेडल जीता था वो जो स्पोर्ट्स में जीता था वो जेवलिन थ्रो कहलाती है। सो अरशद नदीम और द एथलीट जो जिन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जो है वो इतने अरसे के बाद 2024 की समर ओलंपिक्स के अंदर पेरिस के अंदर जो कंडक्ट हुई थी उसमें जो वो जीता था। और इनकी जो थ्रो थी वो 92.97 मीटर्स लॉन्ग थी, लेंथ थी इनकी थ्रो की। और ये न्यू एशियन रिकॉर्ड था, ओलंपिक्स के अंदर न्यू एशियन ओलंपिक रिकॉर्ड था। और इन्होंने इंडिया के एथलीट को डिफीट करके जो है ये टाइटल अपने नाम किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है अरशद नदीम की। शोएल अब्बास पाकिस्तान के फेमस क्रिकेट प्लेयर रहे हैं। ठीक है, और समीना बेग इज द फर्स्ट पाकिस्तानी विमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो शी इज द फर्स्ट विमेन ऑफ पाकिस्तान, इज द प्रोमिनेंट फीमेल माउंटेनियर। ठीक है, कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे पहले जो है फीमेल थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जो है क्लाइम किया। नूर दस्तगीर भट्ट की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के आजकल रिसेंट जो वेट लिफ्टिंग के टाइटल्स हैं इन्होंने पाकिस्तान के लिए जीते हैं बहुत सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के अंदर। ऑल्दो अभी तक ये ओलंपिक्स में नहीं जीत सके, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पाकिस्तान के लिए इन्होंने बहुत अरसे के बाद जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो वेट लिफ्टिंग में हासिल किया। तो ही इज ऑल्सो अ फेमस पाकिस्तानी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। तो ये रिसेंट जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर्सनैलिटीज हैं उनकी बात करते हैं। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज और इन्वेंशन की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पेनिसिलिन जो है ये पहली इफेक्टिव एंटीबायोटिक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहली जो इफेक्टिव एंटीबायोटिक है दुनिया में वो कौन सी थी, तो वो पेनिसिलिन थी, और वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में डिस्कवर की थी। डेट बेशक इसकी याद ना रखें, नेम याद रख लें, और ये एंटीबायोटिक है। रेडियो की जो इन्वेंशन है, ठीक है, वो मार्कोनी ने की थी। टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ट्रांसपोर्ट की इन्वेंशन की अगर बात की जाए तो राइट ब्रदर्स वर द फर्स्ट टू फ्लाई इन एयर। ठीक है, पहला एयरप्लेन जो है वो राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया था। कार्ल बेंज ने पहली ऑटोमोबाइल यानी पहली मॉडर्न कार जो है वो या व्हीकल जो है वो उन्होंने डेवलप करी थी। और ये जो फेमस जर्मन कार ब्रांड है मर्सिडीज बेंज जिसको हम कहते हैं, मर्सिडीज बेसिकली इन्हीं की बेटी का नाम था और उन्होंने अपनी बेटी के नाम के ऊपर ही ये ब्रांड का नाम जो है वो रखा था। राइट, तो थॉमस न्यू कॉमन जो है वॉज द फर्स्ट मैन टू डेवलप और टू इन्वेंट अ स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन जो है इन्होंने इन्वेंट किया था। ठीक है, फादर ऑफ एकेडमिक फील्ड्स की बात कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है ना वो फादर ऑफ मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए तो आर्शिमिदस का टाइटल है। फादर ऑफ कंप्यूटर्स की बात की जाए, ठीक है, सो फादर ऑफ कंप्यूटर्स अगर आपके पास आएगा तो आपने चार्ल्स बेबेज को मार्क करना है, ये याद रखना है। और अगर क्वेश्चन में एग्जाम आ जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स कौन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखें कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स कौन है, तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स जो है वो एलन टरिंग है। तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो एलन टरिंग है। सो एलन ट्यूरिंग जो है या एलन टरिंग जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है। तो पेपर में क्वेश्चन को देख के मार्क करना है, तो अगर तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स के बारे में पूछ लेते हैं तो वो फिर एलन टरिंग है। अगर फादर ऑफ कंप्यूटर्स का पूछा जाता है आपसे, ठीक है सिर्फ, तो फिर आपने चार्ल्स बेबेज को जो है वो करना है। और चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के ऊपर जो है वर्क किया था। फादर ऑफ इंटरनेट जो है विंडसर्फ को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जो है वो एंटोनियो लवाइजर को कहा जाता है। और फादर ऑफ अल्केमी जो है वो जाबर इब्ने हयान को कहा जाता है। तो ये आपने बात याद रखनी है कि अल्केमी के जो फादर हैं वो जाबर इब्ने हयान है, या फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोनियो लवाइजर को, और फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो जाबर इब्ने हयान को कहा जाता है। सो अल्केमी क्या था, मैं आपको क्विक बता देता हूँ। सो पुराने ज़माने में साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि आयरन या जो इस तरह के जो मेटल्स हैं, ठीक है, आयरन या जो इस तरह के मेटल्स हैं जिनमें आयरन हो गया या कॉपर हो गया या जितने भी जो सस्ते मेटल्स हैं, ये सारे के सारे जो सस्ते मेटल्स हैं इनको हम केमिकल प्रोसेसिंग के थ्रू गोल्ड में या सिल्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उस जमाने में भी गोल्ड और सिल्वर की बहुत ज्यादा वैल्यू थी, ठीक है, कॉइन्स या करेंसी के तौर पे वो यूज होते थे उस जमाने में, पेपर करेंसी तो थी नहीं। तो बहरहाल अल्केमी के अंदर काम करने वाले साइंटिस्ट आम मेटल्स को गोल्ड या सिल्वर में तो नहीं कन्वर्ट कर सके, डेफिनेटली उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज को तो नहीं चेंज किया जा सकता था, लेकिन उस जमाने में ये कॉन्सेप्ट था। तो वो गोल्ड और सिल्वर में तो नहीं उनको कन्वर्ट कर सके, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया, जिसमें एक्वा रिजिया है, और उसमें जो है वो उसके अलावा जो है वो एसिटिक एसिड यानी सिरका जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसकी जो प्रिपरेशन वगैरह जो है वो इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों की उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड की जो है वो प्रिपरेशन भी इसी ने की थी। तो जाबर इब्ने हयान ने सल्फ्यूरिक एसिड को भी प्रिपेयर किया था, एंड सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विद केमिकल इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स। तो किंग ऑफ केमिकल्स जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है, राइट जी। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट आप ऐड कर लें कि फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको कहा जाता है। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ साइकोलॉजी जो है वो विल्हेम वेंडेट को कहा जाता है, ठीक है, विल्हेम, ठीक है, ये आपने याद रखना है, VUNDT है इनके नेम, ठीक है, विलियम वेंडेट को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है जी। सो विल्हेम वेंडेट जो है वो इनका नाम है। कॉर्पोरेट फाउंडर्स की अगर बात करें तो गूगल के जो फाउंडर्स हैं वो लैरी पेज और सर्जे ब्रेन हैं। फेसबुक के जो फाउंडर्स हैं उसमें मार्क जकरबर्ग हैं, ठीक है। फेसबुक का अब जो नया नाम है वो मेटा है, राइट। तो ये नटसेल क्वेश्चन आ सकता है कि जी फेसबुक का न्यू नेम क्या है, तो फेसबुक का न्यू नेम जो है वो मेटा है। यूट्यूब के जो फाउंडर्स हैं, यूट्यूब के फाउंडर्स के अंदर जावेद करीम है, चैड हर्ले हैं और स्टीव चेन है। अमेजन के जो फाउंडर्स हैं, ठीक है, वो जेफ बेजस हैं। एप्पल के जो फाउंडर्स हैं उसमें स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक हैं, ठीक है। स्टीव जॉब्स की तो खैर अब डेथ हो चुकी है। एप्पल इनकॉर्पोरेशन जो है ना, जो हमारे लिए आईफोन्स वगैरह और मैकबुक्स बनाती है। टेस्ला, टेस्ला का जो फाउंडर है वो इलॉन मस्क है, एंड स्पेस एक्स भी का भी फाउंडर इलॉन मस्क ही है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड करंटली इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड भी जो है वो करंटली जो टाइटल है वो जो है वो एलॉन मस्क के पास ही है, ठीक है जी। आगे हम लोग चलते हैं वाटरफॉल्स एंड वर्ल्ड फेमस नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको हम क्विकली देख लेते हैं। तो एंजल्स वाटरफॉल को आपने देख लेना है कि दुनिया की जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है, दैट इज द एंजल्स वाटरफॉल, और ये वेनेजुएला में है। सो हाईएस्ट वाटरफॉल है दुनिया की और ये वेनेजुएला में, ठीक है जी। उसके अलावा नायग्रा फॉल्स है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लें। बेशक बाकी अगर आप स्किप भी करना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, डेफिनेटली कंसीव करना इतनी इन्फॉर्मेशन को पेपर में याद रखना भी मुश्किल होता है। तो दुनिया का जो सबसे मैसिव वाटरफॉल है वो नायग्रा वाटरफॉल है, और ये US कनाडा बॉर्डर के ऊपर है, ठीक है। और क्योंकि इसका अंदर वाटर वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा है। और ये भी एक दफ़ा रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि विक्टोरिया वाटरफॉल्स कहाँ है, तो विक्टोरिया वाटरफॉल्स है जैम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर के ऊपर है, ठीक है जी। ये आपने बात इसके से रेलिवेंट जो है वो याद रखनी है। येलो स्टोन पार्क की अगर बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट है। येलो स्टोन जो है वो दुनिया का पहला नेशनल पार्क है, ठीक है, और ये दुनिया का पहला नेशनल पार्क है।
एंड ये जो है येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है वो अमेरिका में है, ठीक है, ये अमेरिका के अंदर है, ठीक है। और बैंफ नेशनल पार्क जो है ये कनाडा के अंदर है, और ये दुनिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क के अंदर ये भी जो है वो आता है, ठीक है जी, राइट जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसको देख लें कि कीनिया के अंदर जो है वो मासा मराए नेशनल रिजर्व या नेशनल फॉरेस्ट है, ठीक है। ये जो लोग सफारीज के लिए जाते हैं जिसमें लायंस, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स, विल्डर बीस्ट की माइग्रेशन और गजेल्स वगैरह को देखते हैं, तो वो ये मासा मराई नेशनल पार्क के अंदर है, या मासा मराई नेशनल रिजर्व के अंदर, और ये कीनिया के अंदर है। और कीनिया का कैपिटल क्या है? कीनिया का कैपिटल जो है वो नैरोबी है, ये भी आपने याद रखना है, कैपिटल के अंदर भी ये कहीं आ सकता है। इंपॉर्टेंट अगर रिवर्स की बात की जाए तो दुनिया का जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, वो तो अमेजन है। तो ये आप अपना डाउट क्लियर कर लें, तो जब भी क्वेश्चन आएगा लार्जेस्ट रिवर का, तो दुनिया का जो लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, वो अमेजन है। और जब भी क्वेश्चन आएगा आपके पास कि दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो नाइल है। तो नाइल जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है, और अमेजन जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट रिवर है। यांगजे रिवर जो है ये एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। तो याद रखिएगा नाइल जो है वो अफ्रीका में है, नाइल जो है वो कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका में है, जबकि यांगजे जो है वो चाइना में है, और चाइना जो है वो एशिया में है, ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट फेमस रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड जिनसे रेलिवेंट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। और यहाँ पर आप ये भी ऐड कर लें कि दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट रिवर कौन सा है, तो ये इन इटसेल्फ भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जनरल नॉलेज के सेक्शन के लिए। दुनिया का जो सबसे स्मॉलेस्ट रिवर है वो रोए रिवर है, वो जो है वो रोए रिवर है, ठीक है। सो दुनिया का जो स्मॉलेस्ट रिवर है, ठीक है, वो रोए रिवर है, ये याद रखना है आपने। और जो है लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट के बीच में जो है वो आपने डिफरेंस देख लेना है। तो लार्जेस्ट रिवर जो है वो वाटर फ्लो के लिहाज से है, वाटर के वॉल्यूम के लिहाज से है, तो वो अमेजन है, जबकि जो लॉन्गेस्ट है वो नाइल है, ठीक है जी। सहारा डेजर्ट, दुनिया का जो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है। तो ये क्वेश्चन जरा समझ लें कि लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो दुनिया का, वो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट जो है वो दुनिया का सहारा डेजर्ट है, जबकि जो दुनिया का सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है, हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड जो है वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है। यानी डेजर्ट्स हॉट भी हो सकते हैं, वो पोलर भी हो सकते हैं। तो हॉटेस्ट डेजर्ट जो दुनिया के अंदर है, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। दुनिया का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन है। तो हॉटेस्ट डेजर्ट जो दुनिया के अंदर है वो दश्ते लूत है, एंड दिस इज इन ईरान, ये ईरान के अंदर है। तो ये कहाँ पर है? ये ईरान के अंदर है। अगर हम गोबी डेजर्ट की बात करते हैं तो ये भी दुनिया के बड़े डेजर्ट्स के अंदर आता है, ये मंगोलिया और चाइना के अंदर स्प्रेड हुआ है। कलहारी डेजर्ट जो है ये सदर्न अफ्रीका के अंदर है। थर्ड डेजर्ट जो है इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों में ये स्प्रेड हुआ है। पाकिस्तान का ये लार्जेस्ट डेजर्ट है, ठीक है। और अंटार्कटिक जो है, ये अंटार्कटिक डेजर्ट जो है ये पोलर डेजर्ट है। अंटार्कटिका जो है वो स्नो क्लैडेड है, स्नो और आइस है यहाँ पे अंटार्कटिका में, ठीक है। तो ये जो अंटार्कटिका है, ठीक है, ये जो है ये पोलर डेजर्ट कहलाता है, क्योंकि ये पोलर जो है वो कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने दे के करना है। अगर आपसे लार्जेस्ट पोलर डेजर्ट का पूछा जाए तो फिर तो अंटार्कटिक है, ठीक है, फिर तो आपने अंटार्कटिका को करना है। लेकिन अगर आपसे लार्जेस्ट डेजर्ट का पूछा जाएगा, हॉट या कोल्ड का वर्ड नहीं है, तो तब भी सहारा को करना है। अगर हॉट डेजर्ट का पूछा जाएगा तब भी सहारा को करना है। और दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म तरीन जो डेजर्ट है, हॉटेस्ट डेजर्ट जो है वो दश्ते लूद है। तो क्वेश्चन को समझ के करना है, आप टेक्निकल तरीके से आपने क्वेश्चंस करने होते हैं जीके के पोर्शन के अंदर, ठीक है जी। कुछ टाइटल्स आगे कंट्रीज के या सिटीज के इंपॉर्टेंट है। जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है, ये जापान का टाइटल है, थोड़ा सा क्विक कर लेते हैं। फिनलैंड को जो है वो कंट्री ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो लेक्स हैं वो तो कनाडा में है। सो मोस्ट लेक्स जो है वो कनाडा में है। सो कनाडा में अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन जो है वो लेक्स हैं। सो मोस्ट फ्रेश वाटर रिजर्व जो है ना दुनिया में, फ्रेश वाटर रिजर्व जो है वो कनाडा में है, राइट। लेकिन कंट्री ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड को कहा जाता है। नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। आइसलैंड को लैंड ऑफ फायर एंड आइस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे फायर भी है, यानी वोल्केनोज भी है और मैसिव ग्लेशियर्स भी हैं। थाईलैंड को लैंड ऑफ स्माइल्स कहा जाता है, और इसको लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स भी कहा जाता है, और लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स भी कहा जाता है। और कनाडा को लैंड ऑफ मेपल लीफ कहा जाता है। कनाडा का जो फ्लैग है उसके अंदर भी मेपल लीफ का जो है वो मेपल लीफ है। मेपल इज अ ट्री, और मेपल का लीफ जो है वो कनाडा के फ्लैग में भी है। तो लास्ट एग्जाम्स के अंदर जीके के सेक्शन के अंदर एक जगह पे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई कनाडा किस कंट्री के फ्लैग के अंदर मेपल लीफ है? तो कनाडा के फ्लैग के अंदर जो है वो मेपल लीफ है, ठीक है। सो कनाडा के फ्लैग के अंदर क्या है? मेपल लीफ है। इंपॉर्टेंट पाकिस्तानी पर्सनैलिटीज की अगर बात की जाए तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो टाइटल है वो
फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी थे, जैसे अब प्रेसिडेंट होता है तो पहले जो है वो क्या होता था, पहले जो है वो गवर्नर जनरल होता था। तो पहले जो गवर्नर जनरल पाकिस्तान के थे, या पहले प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान के थे, ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं, प्रेसिडेंट तो नहीं कहेंगे, टाइटल जो है वो गवर्नर जनरल का था, पहले प्रेसिडेंट तो सिकंदर मिर्जा है पाकिस्तान के। लेकिन जैसे प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है, तो पहले जो प्रेसिडेंट के लिए टाइटल होता था वो गवर्नर जनरल का होता था। और कायद आज़म जिन्ना साहब जो है वो बाबा ए कौम का भी टाइटल है इनका, बिकॉज ही इज द फादर ऑफ द नेशन, इज द फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन। लियाकत अली खान साहब का जो टाइटल है, ठीक है, वो कायद मिल्लत का टाइटल है। एंड लियाकत अली खान साहब इज द फर्स्ट पीएम और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड अनफॉर्चुनेटली ही वाज असैसिनेटेड इन द सिटी ऑफ रावलपिंडी। रावलपिंडी सिटी में ही वाज असैसिनेटेड। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी पीएम हु वाज असैसिनेटेड, या द फर्स्ट पाकिस्तानी पीएम लियाकत अली खान, इन विच सिटी वाज ही असैसिनेटेड। सो ही वाज असैसिनेटेड इन द सिटी ऑफ रावलपिंडी। तो हिस्ट्री रेलेवेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर ये आया हुआ है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना वाज द सिस्टर ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, एंड इनका जो टाइटल है वो मादर मिल्लत का है, मदर ऑफ द नेशन का है। तो कौम की माँ का जो रियल टाइटल है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा का टाइटल है मादर मिल्लत। Mother means mother, so and millat means कौम, so she is the mother of the nation। अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो है वो पाकिस्तान के फेमस ह्यूमैनिटेरियन है, ठीक है, और फिलंथ्रोपिस्ट है। ये ईदी फाउंडेशन इन्होंने फाइंड आउट की थी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस फ्लीट जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दुनिया भर की सबसे बड़ी एम्बुलेंस फ्लीट है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का जो टाइटल है, ठीक है, वो इज नोन एज द फादर ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। सो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, तो उसके ये फादर हैं, और न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो काम किया। स्पेस मिशन एंड सैटेलाइट्स की अगर बात की जाए, तो जो दुनिया में सबसे पहले जो लोग स्पेस में गए देवर रशियंस। तो रशियंस वर फर्स्ट टू गो इन द स्पेस। तो एक बात तो ये याद रखें कि रशियंस वर द फर्स्ट टू गो इन स्पेस, वेयर एज अमेरिकन वर द फर्स्ट टू लैंड ऑन मून। अमेरिकन जो थे, अमरीकी जो थे, वो सबसे पहले मून के ऊपर लैंड हुए हैं। दे वर द फर्स्ट टू लैंड ऑन मून। ठीक हो गया जी। तो स्पटनिक 1 जो है, ये इट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट टू लॉन्च इनटू स्पेस, एंड इट वाज सेंट बाय यूएसएसआर। यूएसएसआर मीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, ठीक है। एंड अपोलो 11 वाज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन मून। और जो पहला शख्स जिसने जो पहला शख्स जिसने चांद पे कदम रखा है, तो पहला शख्स जिसने चांद पे कदम रखा है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। सो फर्स्ट टू स्टेप ऑन मून इज द फर्स्ट टू स्टेप ऑन मून। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ह्यूमन टू स्टेप ऑन मून इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके साथ बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस भी थे। सेकंड, बज एल्ड्रिन ने मून के ऊपर स्टेप रखा था, जबकि माइकल कॉलिंस जो थे वो ऑर्बिट में ही रहे थे, वो उस स्पेस क्राफ्ट से उतरे नहीं थे। चंद्रयान जो है वो इंडिया का लूनर प्रोब है, ठीक है। और पाकिस्तान की जो सैटेलाइट और जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है, उसका नाम स्पार्को है, एंड स्पार्को स्टैंड्स फॉर स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, ठीक है। और जबकि जो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम नासा है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी, ठीक है। सो इट्स एन अमेरिकन स्पेस एजेंसी। सो स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन जो है वो स्पार्को है, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1961। पाकिस्तान की बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, जिसमें बदर 1 है, बदर 2 है, PRSS-1 है, पाकसैट 1 है। अब तो पाकिस्तान जो है वो चाइनीज सैटेलाइट से भी जो है वो हेल्प आउट लेता है। अपना जो मिसाइल सिस्टम है और जो स्पेस क्राफ्ट सिस्टम है, उसके अलावा जो पाकिस्तान की वेदर मॉनिटरिंग है, उसके लिए पाकिस्तान की सैटेलाइट जो है वो यूज होती है। कुछ मिक्स जनरल नॉलेज फैक्ट्स की बात करें, तो कॉन्टिनेंट्स में जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, पॉपुलेशन के लिहाज से भी और एरिया के लिहाज से भी। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो कॉन्टिनेंटल मैस के लिहाज से स्मॉलेस्ट जो है वो कॉन्टिनेंट है, ठीक है जी। ग्लोबल एक्सट्रीम्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ग्लोबल एक्सट्रीम्स के अंदर जो है रशिया जो है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है बाय लैंड एरिया, जबकि इंडिया जो है वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन या कंट्री है। वेटिकन सिटी आबादी के लिहाज से भी और एरिया के लिहाज से भी दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट है। तो बोथ बाय पॉपुलेशन
एंड प्लस एरिया। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया का सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है, सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा, तो वेटिकन सिटी है। स्मॉलेस्ट एरिया वाइज भी ये कंट्री है, तो कंट्री है, इसका नाम वेटिकन सिटी है। क्रिश्चियंस के जो पोप हैं वो इस वेटिकन सिटी के अंदर जो है वो के अंदर जो है वो रहते हैं। ठीक है, लेक्स की अगर बात की जाए तो कैस्पियन सी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लेक जो है वो जो है वो माना जाता है, जबकि दुनिया का जो सबसे डीपेस्ट लेक है वो लेक बेकल है और वो रशिया के अंदर है। एनिमल किंगडम की अगर बात करें तो चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन प्लैनेट अर्थ या मैमल ऑन अर्थ। और अगर लार्जेस्ट लैंड मैमल की या लैंड एनिमल की बात की जाए, तो लार्जेस्ट लैंड एनिमल की अगर बात की जाए तो वो जो है वो एलिफेंट है, वो अफ्रीकन एलिफेंट है। तो वो क्या है, वो अफ्रीकन एलिफेंट है। तो ये समटाइम्स इस तरह के क्वेश्चंस भी बीच में आते हैं आपके पास। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं और ग्लोबल रैंकिंग के हवाले से कंट्री जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, उनके ऊपर जो हम लोग चलते हैं। तो दुनिया में जो राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो चाइना है। तो इस टाइम दुनिया में सबसे जो राइस प्रोड्यूस किया जा रहा है वो चाइना में प्रोड्यूस किया जाता है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस, एक्सपोर्टर का मतलब क्या होता है कि अपनी चीजों को दूसरे कंट्रीज को सेल आउट करना, उनको भेजना। तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस जो है दुनिया में वो इंडिया है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट यानी गंदम सबसे ज्यादा जो दुनिया में पैदा की जाती है वो चाइना में होती है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट जो है, तो दुनिया में सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वीट का, ठीक है, वो जो है वो रशिया है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड करंटली जो है वो चाइना है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन जो दुनिया में है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, ये क्वेश्चन बहुत दफा आया हुआ है एग्जाम्स के अंदर। तो करंटली जो दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉफी का वो ब्राजील है। और चाय का यानी चाय की पत्ती का या टी का जो प्रोड्यूसर है वो चाइना है। तो दुनिया में सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है शुगर केन का वो ब्राजील है। तो ब्राजील जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर केन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। कॉर्न या मेज का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क जो दुनिया में वो इंडिया है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो जो दुनिया में है वो भी इंडिया है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटोज जो है, पोटैटोज का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो भी जो है वो चाइना है। इसके अलावा अगर आप लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर की बात करें तो सबसे ज्यादा रबर जो है वो प्रोड्यूस की जाती है थाईलैंड में। ये वजह है कि थाईलैंड वगैरह के जो टायर्स हैं वो भी दुनिया भर में पॉपुलर है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड जो है करंटली दुनिया में वो चाइना है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल भी जो है दुनिया में, यानी कोयले का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी चाइना है। आयरन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेचुरल गैस का इस टाइम सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है। तो याद रखिएगा रशिया के पास नेचुरल गैस के रिजर्व सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ा जो एक्सट्रैक्टर है नेचुरल गैस का, ये प्रोड्यूसर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है। दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है, समझ के आपने मार करने। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो दुनिया में, वो भी इस टाइम जो है वो क्या है, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन एशिया, एशिया के अंदर सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है ऑयल का, और सबसे ज्यादा एशिया में जिसके पास ऑयल के रिजर्व भी हैं, एशिया में सबसे ज्यादा जो ऑयल रिजर्व भी जिस कंट्री के पास हैं वो जो है वो सऊदी अरेबिया है। तो सऊदी अरेबिया के पास सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व हैं सारी दुनिया में। लार्जेस्ट प्रूवन जो ऑयल रिजर्व हैं, तो दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल के रिजर्व किसके पास हैं, वो वेनेजुएला के पास हैं। तो प्रूवन ऑयल रिजर्व एशिया में सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया के पास है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन एशिया भी सऊदी अरेबिया है ऑयल का। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन वर्ल्ड वो यूनाइटेड स्टेट्स है, लेकिन लार्जेस्ट रिजर्व जो ऑयल के पास के हैं वो वेनेजुएला के पास है। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में होते हैं और स्टूडेंट जो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों बातों का मतलब फर्क है। एक का मतलब ये है कि इस कंट्री के पास रिजर्व सबसे ज्यादा है, और एक का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट या प्रोड्यूस जो है कौन सा कंट्री कर रहा है। सबसे ज्यादा नेचुरल गैस जो है वो रशिया के पास है, ऑल्दो सबसे बड़ा मैंने ऊपर बताया कि इस टाइम भी जो प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का वो अमेरिका है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नेचुरल गैस के रिजर्व है वो रशिया के पास है। सबसे जो बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूसर है वो चाइना है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है दुनिया में वो भी चाइना है। दुनिया का सबसे बड़ा जो डैम है जिसको हम थ्री जॉर्जेस डैम कहते हैं, तो थ्री जॉर्जेस डैम भी जो है वो चाइना में है। तो थ्री जॉर्जेस डैम भी जो है वो चाइना में। दुनिया में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूसर जो है वो चाइना है। वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज में टोक्यो और मनीला आते हैं। टोक्यो जापान का सिटी है और मनीला जो है वो फिलीपींस का सिटी है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। फिलीपींस का कैपिटल भी है मनीला। मैंने ऊपर आपको कैपिटल्स और करेंसीज के अंदर इसको बताया भी है। मेजर जो दुनिया का डेंसली पॉपुलेटेड अगर सिटीज की बात की जाए तो उसमें करंटली ढाका है, और कभी यह टाइटल मनीला के पास भी आ जाता होता है। सो क्योंकि पॉपुलेशन कम ज्यादा होती रहती है। लार्जेस्ट सिटी बाय मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी अर्बन सिटी जो है वो न्यूयॉर्क सिटी है। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा सिटी देखा जाए तो वो चाइना का सिटी है। ठीक है, सो एरिया वाइज जो जो लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है, वो चाइना का
चाइना का सिटी है, लेकिन अर्बन का मतलब क्या है कि भाई वो डेवलप्ड है। तो अगर आप डेवलप्ड सिटी की बात करेंगे तो फिर आपने जो है वो बात करनी है न्यूयॉर्क की। लेकिन अगर आप जिनजियांग की बात करते हैं तो वो ओवरऑल सबसे बड़ा जो है वो स्टेट है, और उनके अंदर चोंकिंग एक उनका सिटी है, ठीक है, जिसका जो साइज है वो सबसे बड़ा है, वो एरिया वाइज सबसे बड़ा है। लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो ग्रीनलैंड है। लार्जेस्ट लेक बाय एरिया जो है वो कैस्पियन सी है, ठीक है। डीपेस्ट लेक जो है वो लेक बेकल है, ये मैंने आगे भी कवर किए हैं। लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट जो है अमेजन रेन फॉरेस्ट है। सबसे ज्यादा दुनिया में जो बोले जाने वाली लैंग्वेज है वो मैंडरिन या चाइनीज है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश है। सबसे ज्यादा जो फॉलोड रिलीजन है वो क्रिस्टियनिटी है। सबसे ज्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है वो इंडोनेशिया है, ठीक है। कंट्री विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड, सबसे ज्यादा जो आइलैंड्स हैं वो स्वीडन के अंदर है, ठीक है। आइलैंड्स जो है सबसे ज्यादा वो स्वीडन के अंदर है। और लार्जेस्ट आर्कीप्लेगो जो दुनिया का है वो इंडोनेशिया है। और कंट्री विद द मोस्ट टाइम जोन जो है वो फ्रांस है। तो फ्रांस के पास जो टाइम जोन है वो सबसे ज्यादा है। अब कुछ बात कर लेते हैं कि इस्तांबुल दुनिया का ऐसा सिटी है जो कि यूरोप के अंदर भी आता है और एशिया के अंदर भी आता है। तो उसका एक हिस्सा जो है वो यूरोप के अंदर है, एक एशिया के अंदर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। रशिया जो है वो ऐसा कंट्री है जो कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, जो कि दो कॉन्टिनेंट्स में आता है, ठीक है, जिसमें यूरोप भी है और एशिया भी है। तो जीएमटी जो है वो ग्रीन विच मीन टाइम है। जीएमटी एक सिस्टम है टाइम को मेजर करने का, ताकि सारी दुनिया के जो टाइम्स हैं वो एक तरीके से, एक स्टैंडर्ड तरीके से जो है वो ऑब्जर्व किए जा सकें। और जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीन विच की, वो हेल्प करती है इसको यूनिफाई करने के लिए, ठीक है जी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट सिस्टम की अगर बात कर लें तो इसमें से पाकिस्तान का जो लेजिस्लेचर है, यानी हमारा जो पार्लियामेंट है, वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक जो है उसका जो है वो अपर पार्ट है, ठीक है, जिसको हम सेनेट कहते हैं। और सेनेट की जो टोटल सीट सिस्टम करंटली हमारे कंट्री के अंदर है वो 96 है। तो 96 सीट्स जो है वो टोटल जो है वो सेनेट के अंदर है, याद रखना है आपने। और जो टोटल सीट्स हैं हमारे पास नेशनल असेंबली में, 336 सीट जो है वो टोटल हैं इसमें नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में। तो पहले 100 थी, जब फाटा मर्ज हुआ है केपीके के साथ, तो अब 96 सीट सेनेट की हैं। और इस टाइम करंटली नेशनल असेंबली की सीट जो है वो 336 है। हेड ऑफ स्टेट जो है पाकिस्तान में, उनका टाइटल जो है वो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, उनका टाइटल जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर है, ठीक है, जिसको आपका पार्लियामेंट कहते हैं। एग्जेक्टिव है, जिसमें आपका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और कैबिनेट आ जाता है। और जुडिशरी आ जाती है आपकी, जो थर्ड ऑर्गन है, ठीक है, जिसमें आपकी सुप्रीम कोर्ट एंड जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो बाकी जो कोर्ट का सिस्टम है पाकिस्तान का, वो है। पाकिस्तान में टोटल जो है वो तीन कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1956 में बना था, ठीक है, उसको खत्म कर दिया गया था 1958 के अंदर। फिर जो है वो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1962 में बनाया गया, ठीक है, जिसको जब 1969 में मार्शल लॉ लगा था तो वो सस्पेंड हो गया था। एंड उसके बाद अब जो पाकिस्तान में करंट जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कर रहा है वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है, और वो बताता है कि किस इदारे की क्या स्ट्रक्चर है, उसकी क्या पावर्स हैं, और एक मुल्क का निज़ाम जो है वो कैसे जो है वो चलाया जाएगा। एंड करंटली जो आपने याद रखना है कि आज अगर हम 2026 की बात करते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्स के लिए, तो 2026 के अंदर अब तक पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 27 टाइम्स अमेंडमेंट्स जो हैं वो हो चुकी हैं। तो अब जो लेटेस्ट नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स हैं पाकिस्तान के, अगर आपके किसी टेस्ट के अंदर, जीके के पोर्शन के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी अमेंडमेंट्स जो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं, तो 27 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। 28 अमेंडमेंट के लिए अगेन जो है वो प्लान जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो अमेंडमेंट्स क्या होती हैं कि आइन के अंदर जो है तब्दीलियां जो लाई जाती हैं। तो क्विक ओवरव्यू हम लोग कर लेते हैं कंप्यूटर स्टडीज से रेलेवेंट, और जो एमसीक्यू जनरल नॉलेज के पोर्शन के अंदर हमारे पास आ जाते हैं। तो डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTTP जो स्टैंड करता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए करता है, और HTTPS जो है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर के लिए स्टैंड करता है। ईमेल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए स्टैंड करती है। CPU जो स्टैंड करता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए स्टैंड करता है। ALU जो है वो स्टैंड करता है फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। रैम जो स्टैंड करती है वो स्टैंड करती है फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम जो स्टैंड करता है फॉर रीड ओनली मेमोरी, यानी इसमें से डेटा जो है वो सिर्फ रीड किया जा सकता है, जबकि रैम में डेटा जो है वो रीड प्लस राइट किया जा सकता है। बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर एलिमेंट भी आपके जीके के पोर्शन का, आपके सिलेबस का जीके का हिस्सा है। USB जो है वो यूनिवर्सल सीरियल बस के लिए स्टैंड करती है। लैन जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क के लिए। URL जो है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के लिए स्टैंड करता है। PDF जो है वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लिए स्टैंड करता है, ठीक हो गया। GB जो स्टैंड करता है वो गीगाबाइट के लिए, ये यूनिट है मेमोरी का, तो ये मेमोरी के यूनिट्स हैं।
ये यूनिट ऑफ मेमोरी है। तो जीबी गीगाबाइट होता है, टेराबाइट जो है वो टीबी होता है, किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होते हैं। तो केबी स्टैंड करता है फॉर किलोबाइट्स, फॉर किलोबाइट्स, और एमबी स्टैंड करता है फॉर मेगाबाइट्स। तो ये एब्रीविएशंस भी बता दिए ताकि मसला ना हो। तो ये मेगाबाइट्स है और ये जो है ये किलोबाइट्स है। तो अगर वहां से पढ़ने में मसला हो रहा है तो ये किलो है और ये जो है ये मेगाबाइट, राइट जी। जीबी मैंने ऊपर बता दिया कि गीगाबाइट्स है, 1024 MBs मिलते हैं तो एक गीगाबाइट बनता है, और 1024 GBs मिलते हैं तो एक टेराबाइट बनता है। इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो कि डाटा इन करने के लिए, डाटा इनपुट करने के लिए यूज होती हैं, तो डाटा फेड करने के लिए सिस्टम्स में यूज होती हैं। तो कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, वेब कैम है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, बार कोड रीडर है, ये सारे के सारे, इवन टच स्क्रीन जो है, टच स्क्रीन जो है वो खैर इनपुट और आउटपुट दोनों हैं कि वो आपको डिस्प्ले भी दे रही हैं आउटपुट के ऊपर भी दिखा रही हैं, लेकिन इनपुट देती हैं वाया टच, तो टच स्क्रीन भी। ठीक है, मॉनिटर्स जो है वो आउटपुट डिवाइसेज हैं। प्रिंटर जो है वो भी आउटपुट डिवाइस है क्योंकि हमें आउटपुट देते हैं। स्पीकर हमें साउंड देता है। प्लॉटर टाइप ऑफ अ प्रिंटर होता है, ठीक है, टाइप ऑफ अ प्रिंटर है जो कि क्या करता है कि बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स जो है वो लार्ज साइज प्रिंट्स के लिए यूज होता है, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। ये लार्ज साइज प्रिंट्स के लिए जो है वो यूज होता है। ठीक है, प्रोजेक्टर भी जो है वो आउटपुट दिखाने के लिए यूज होता है। हेडफोन्स भी जो है क्योंकि हमें साउंड देता है तो आउटपुट डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, एसएसडी जिसको हम सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं ये भी स्टोरेज डिवाइस है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव ये भी स्टोरेज डिवाइस है, सीडी डीवीडी होगी, और जो है मेमोरी कार्ड भी। अच्छा, सीडी जो है वो एब्रीविएशन है कॉम्पैक्ट डिस्क का, कॉम्पैक्ट डिस्क का सीडी है। ठीक है, और डीवीडी जो है वो डिजिटल वीडियो डिस्क है। और इनसे भी पहले जो है वो मैग्नेटिक टेप्स भी यूज होती थी और फ्लॉपी डिस्क भी यूज होती थी डाटा ट्रांसफर के लिए। तो फ्लॉपी डिस्क, तो मैंने अपने बचपन में देखा है पीसीज के अंदर फ्लॉपी ड्राइव बकायदा लगी भी होती थी, और बड़ा ही कम डाटा जो है ना वो फ्लॉपी जो है वो जो है वो ट्रांसफर करती थी। ठीक है, सो उसकी जो डाटा ट्रांसफर कैपेसिटी थी वो बहुत छोटी थी, लेकिन उस जमाने में फाइल का साइज भी इतना बड़ा नहीं होता था। ये मैं लेट 1990s की बात कर रहा हूँ, और सिर्फ जो है ना 1.4 MB 1.44 MB का डेटा जो है वो फ्लॉपी डिस्क जो है वो ट्रैवल ट्रांसफर जो है वो करने के लिए यूज जो है वो होती थी। ठीक है जी, तो फ्लॉपी डिस्क आप इनको गूगल कर लीजिएगा, शक्ल आ जाएगी आपको, लेकिन बड़ी ऑब्सोलीट हो चुकी है। उसके अलावा मैग्नेटिक डिस्क भी या मैग्नेटिक टेप्स भी यूज होती थी, जो आपने टेप रिकॉर्डर्स के अंदर या वीसीआर के अंदर या वीएचएफ सिस्टम्स के अंदर देखी होंगी। कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरीज है उसके अंदर रैम और रोम और कैशा मेमोरी जो है वो उसकी प्राइमरी मेमोरी है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो है वो हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी डीवीडी, यूएसबी ड्राइव या मेमोरी कार्ड जो है ये सेकेंडरी मेमोरी कहलाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेमोरी। जैसे वो आता है ना क्वेश्चन कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। कॉमन शॉर्टकट कीज की अगर हम बात करते हैं तो कंट्रोल और सी यूज होता है। कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट की है कंट्रोल प्लस एक्स, कट की है कंट्रोल प्लस जी, अनडू की है कंट्रोल प्लस वाई, रीडू की है। सारा आपने डेटा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए है, कंट्रोल एस सेव की है, कंट्रोल पी जो है वो प्रिंट की शॉर्टकट कमांड है या शॉर्टकट की जो है वो है। ठीक है, और इसमें से जो फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है वो ये है कंट्रोल एफ फाइंड। बाकी अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मैंने उनको मेंशन कर दिया ताकि किसी को ये ना रहे कि जी ये चीजें जो है वो पेपर में आ सकती थी और वो यहाँ से आई नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स जो कंप्यूटर एलिमेंट आती हैं उनको देख लेते हैं। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। फिजिकल कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहा जाता है, जिस सिस्टम को आप टच कर सकते हैं, जैसे मैं पढ़ाते हुए टच स्क्रीन को टच कर रहा हूँ तो ये एक हार्डवेयर है। ठीक है, ये कीबोर्ड जो है ये हार्डवेयर है, ये माउस है, ये जो माइक सिस्टम है ये हार्डवेयर है। जबकि ये जो वन नोड का सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर ये चल रहा है, मैं सॉफ्टवेयर को तो नहीं टच कर सकता, यस नो डाउट वाया टच स्क्रीन आई कैन राइट ऑन इट, बट मैं इसको अपने फिंगर से नहीं टच कर सकता। तो जो प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन जिनको हम टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। फर्स्ट पेज जो होता है किसी भी वेबसाइट का वो उसका होम पेज कहलाता है। वेब पेजेस का कॉम्बिनेशन जो है वो वेबसाइट कहलाता है। गूगल क्या है? तो ये पास्ट एग्जाम में जीके में आया था कि गूगल क्या है, तो गूगल जो है वो सर्च इंजन है। और मेलवेयर या malicious जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हार्म करते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स को, उनको वायरस कहते हैं। उनको वायरस भी कहते हैं और मेलवेयर भी कहते हैं। और एंटीवायरस जो है वो कंप्यूटर को वायरसेस से या मेलवेयर से जो है वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। पासवर्ड को हम लोग जो है वो यूज करते हैं टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल सिक्योरिटी।
ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं। तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है। ये बिट्स इसी से मिलके बने हुए हैं। बिट्स एब्रीविएशन किसकी है, ये भी पेपर में आ सकता है, तो ये बाइनरी डिजिट्स की है। ये बाइनरी डिजिट्स की है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर का, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को चलाने में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम उनमें विंडोज है, लिनक्स है, मैक ओएस है, ठीक है। उसके अलावा एंड्रॉयड है और फोन जो iOS है, ठीक है। और इसके अलावा जावा ऑपरेटेड भी फोन सिस्टम होते हैं। इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क है, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का। और मॉडेम जो है वो कंप्यूटर को कनेक्ट करता है टू द इंटरनेट। और डिफॉल्ट पेज जो किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होता है उसको हम होम पेज जो है वो कहते हैं। दिस वाज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंप्यूटर सिस्टम। सो नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन है, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हमारे पास वो प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स के हवाले से, यानी करंट अफेयर्स के हवाले से जो टाइटल्स हैं, मिनिस्टर्स के जो नेम्स हैं उनको देख लेते हैं। तो करंटली जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उनका नाम जो है मरियम नवाज है। और करंट जो गवर्नर हैं पंजाब के, ठीक है, वो सरदार सलीम हैदर खान साहब हैं। करंट जो चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, वो मुराद अली शाह साहब हैं। एंड सैयद निहाल हाशमी साहब जो हैं वो करंट गवर्नर हैं जो हमारा सूबा है सिंध का, उसके। सोहेल आफरीदी जो हैं वो सीएम केपी के हैं। जबकि फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो गवर्नर हैं केपी के। अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो मीर सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं। जबकि जाफर खान मंदोखेल साहब जो हैं वो गवर्नर हैं बलूचिस्तान के। अगर हम जीबी की बात करते हैं तो गुलबर खान साहब जो हैं वो इस टाइम करंटली जो है चीफ मिनिस्टर हैं गिलगित बल्तिस्तान के। जबकि मेहदी अली शाह साहब जो हैं वो करंट जो गवर्नर हैं, ठीक है, वो हैं जीबी के। अगर मिनिस्टर्स की पाकिस्तान की बात की जाए तो लॉ मिनिस्टर करंटली जो है वो हमारे आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के वो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हैं। करंट जो पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान के 4 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं वो इसहाक डार साहब हैं। सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं करंटली पाकिस्तान के वो मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्टर हैं करंटली पाकिस्तान की वो शजा फातिमा ख्वाजा साहब हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं यानी वजीर इत्तलात जो है वताउल्लाह तारड़ साहब हैं। और एजुकेशन मिनिस्टर यानी तालीम के जो वजीर हैं वो डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब हैं। अगर मिलिट्री कमांड एंड लीडरशिप की अगर बात की जाए तो उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उन वो ना सिर्फ ये कि फील्ड मार्शल हैं करंटली, बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का भी जो टाइटल है वो उनके पास है। और जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के पास जो टाइटल है। करंट जो हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं वो एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू साहब हैं। जबकि जो हमारे करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वो एडमिरल नवीद अशरफ साहब हैं। सो सेक्शन 37 की तरफ चलते हैं। ग्रुप ऑफ एनिमल जो कलेक्टिव नाउन, वैसे तो ये इंग्लिश की चीज है लेकिन सम टाइम जीके में पूछा गया होता है। ग्रुप ऑफ बर्ड्स को जो है वो फ्लॉक कहते हैं। ग्रुप ऑफ बीज को जो है वो स्वाम कहते हैं। हाँ, बीज जहां पर रहती हैं उस जगह को हाइव कहते हैं, ये याद रखिएगा कि उसको आप हाइव कहते हैं। ग्रुप ऑफ एंट्स को आप कॉलोनी कहते हैं। ग्रुप ऑफ कॉज या कैटल को आप जो है वो हर्ड कहते हैं। ग्रुप ऑफ डॉग्स हो गए या डॉग फैमिली से जो बाकी एनिमल जैसे हाइनाज वगैरह हो गए, वुल्व्स हो गए, ठीक है, उनको भी पैक कहा जाता है। ठीक है। ग्रुप ऑफ लायंस को जो है वो प्राइड कहा जाता है। ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड अ स्कूल, ठीक है, ग्रुप ऑफ फिश को जो है वो स्कूल कहा जाता है। ग्रुप ऑफ शीप जो है उसको, ग्रुप ऑफ शीप को जो है वो फ्लॉक कहा जाता है। ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स को जो है वो हर्ड कहा जाता है। ग्रुप ऑफ आउल्स को जो है वो पार्लियामेंट कहा जाता है। और ग्रुप ऑफ मंकीज को जो है वो ट्रूप कहा जाता है। आगे चलेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट एनिमल फैक्ट्स हैं। पांडास दे आर फाउंड इन चाइना। एंड पांडास जो है वो WWF का यानी वर्ल्ड वाइल्ड फंड लाइफ फंड का जो सिंबल है उसके अंदर भी जो है ये एनिमल जो है वो यूज हुआ हुआ है। पैंगुइन जो है वो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। कैंगरूज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कैमल को जो है वो शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। स्पाइडर इज एन इंसेक्ट विच हैज 8 लेग्स, स्नेक की कोई लेग्स नहीं होती। क्रोकोडाइल जो होते हैं उनके बारे में इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि दे कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। डॉल्फिन जो है वो मैमल है, ये फिश नहीं है। एंड बैट इज द ओनली फ्लाइंग मैमल, सो द ओनली फ्लाइंग मैमल इज बैट। वेल जो है वो लार्जेस्ट मैमल है इन द वर्ल्ड। चीता जो है वो फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, ठीक है जी। फैल्कन जो है वो फास्टेस्ट बर्ड है इन द वर्ल्ड। और फास्टेस्ट फिश जो है ये भी याद रख लें आप, ठीक है, जो फास्टेस्ट फिश है वो स्वॉर्ड फिश है।
वो स्वॉर्ड फिश या फास्टेस्ट फिश जो है। ऑस्ट्रिच जो है वो लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड है, जो फ्लाई नहीं कर सकता। हमिंग बर्ड जो है स्मॉलेस्ट बर्ड है। और पोलर बियर्स जो है वो आर्कटिक रीजन के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। Like, comment, and subscribe.